हाँ जी दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपना डिटेल वाला रिवीजन या फिर इसको आप मैराथन भी कह सकते हैं, बिल्कुल डिटेल वाला अपने पूरे ऑडिट का। उसमें सबसे पहले अपन चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल वाला, जिसके अंदर अपना SQC1 SE220 करेंगे। और वैसे देखो, मैंने तो अभी आपको जस्ट बता ही दिया था, पर सॉरी वापस से बता देता हूं। इसके अंदर अपन सर कॉन्सेप्ट भी करेंगे और जो रिलेवेंट क्वेश्चन वो भी करेंगे, मतलब पूरा का पूरा 100% कवरेज होगा। देखो मैराथन वाला है तो थोड़ा जल्दी जल्दी तो होगा यार, देखो धीरे तो नहीं हो सकता, जल्दी जल्दी तो होगा, बट वो है कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी करेंगे और रिलेवेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। और सर हम समझेंगे तो सही, मतलब अब देखो जल्दी जल्दी इतना टाइम तो नहीं होगा, पर फिर भी समझेंगे तो सही जो जो समझ सकते हैं इस टाइम के अंदर। साथ में याद करने की जो टेक्निक होती है, मेमोरी टेक्निक, वो मेमोरी टेक्निक भी मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। तो दोनों के दोनों करेंगे, मतलब याद भी करेंगे, समझेंगे भी, क्वेश्चन भी होगा, कॉन्सेप्ट भी होगा, बस थोड़ा जल्दी होगा। चलो आइए शुरू करते हैं। और ये नोट्स मैंने आपको बोल दिया भाई, फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आपको फ्री में नोट्स पूरे प्रोवाइड हो जाएंगे। आ जाओ सर, ऑडिट क्वालिटी सर सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर। सर ऑडिट क्वालिटी सर पहले ये बताओ हमको रखनी क्यों होती है। अगर भाई आपको ऑडिट करनी है कहीं पे भी, तो आपको क्वालिटी मेंटेन नहीं करनी होगी क्या? या फिर कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई सा भी काम करे, क्वालिटी नहीं रखनी? भाई आप पे पूरी दुनिया डिपेंडेंट है, सब भरोसा करते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं। अगर आपने किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन कर दिए तो भाई इन्वेस्टर आप पे पैसा डाल देते हैं, इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, बैंक उसको लोन दे देती है और गवर्नमेंट उसी से टैक्स कलेक्ट करती है। तो भाई आपने एक साइन करा, सामने वाले यूजर को ट्रस्ट आ गया कि भाई वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। तो इट हेल्प इन क्रिएटिंग द ट्रस्ट टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, पब्लिक, सब लोग आप पे रिलाई करते हैं आपके एश्योरेंस पे। तो इसीलिए आपको भी हाई क्वालिटी की ऑडिट करनी है जब भी आप ऑडिट करोगे। सर इसका फिर भी मीनिंग क्या होता है ऑडिट क्वालिटी का, एक बार मीनिंग बता दो। देखो वैसे तो कुछ काम का नहीं, आप पढ़ लो। इट्स एप्लीकेशन ऑफ रिगरस ऑडिट प्रोसेस। आपको रिगरस ऑडिट प्रोसेस लगाने, मतलब हाई क्वालिटी की ऑडिट प्रोसेस लगाने बाय द ऑडिटर। इट्स एप्लीकेशन ऑफ रिगरस ऑडिट प्रोसेस बाय द ऑडिटर एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। साथ में आपको क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर भी फॉलो करने, लो रेगुलेशन को भी फॉलो करना और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को भी फॉलो करना है। मतलब आपको रिगरस ऑडिट प्रोसेस लगाने, क्वालिटी कंट्रोल भी फॉलो करना है, लो रेगुलेशन भी फॉलो करना है और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड भी फॉलो करना है। अब सर इस क्वालिटी कंट्रोल के लिए आईसीए ने दो स्टैंडर्ड्स बनाए, एक है SQC1, एक है SA220। दोनों में क्या डिफरेंस है, दो स्टैंडर्ड क्यों अलग अलग है? सर देखो SQC1 जो लगता है वो पूरी की पूरी फर्म पे लगता है, SA220 एक स्पेसिफिक ऑडिट पे लगता है। कि भाई अगर आप कभी भी कोई एक स्पेसिफिक ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिट जो भी कर रहे हो वो ऑडिट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। वो कौन बोलता है? वो SA220 बोलता है केवल एक स्पेसिफिक ऑडिट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और SQC1 क्या बोलता है? सर SQC1 बोलता है कि आपकी जो सीए फर्म है वो जो भी काम करे सब में क्वालिटी होनी चाहिए। जो भी मतलब जो भी, लाइक आप ऑडिट कर रहे हो, आप रिव्यू कर रहे हो, चाहे आप अश्योरेंस एंगेजमेंट कर रहे हो, नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप कंपाइलेशन एंगेजमेंट कर रहे हो, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दे रहे हो, सब पे तो ऑडिट, रिव्यू, हिस्टोरिकल, इवन नॉन ऑडिट एंगेजमेंट ऑल्सो, आपकी फर्म जो भी काम करे सब में क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक बात है। अब सबसे पहले SQC1 पास क्या? SQC1 सर वो ये कि जो पूरी फर्म पे लगता है। सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? सर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल मतलब आपको अपनी फर्म के अंदर एक क्वालिटी कंट्रोल रखना है, क्वालिटी कंट्रोल के रिलेटेड पॉलिसी प्रोसीजर बना के रखने की भाई पूरी फर्म में एक अच्छा सा क्वालिटी कंट्रोल है, अच्छी सी पॉलिसी है जो लोग हमारे फॉलो करते हैं। वो आपको क्वालिटी कंट्रोल रीजनेबल अश्योरेंस देगा। क्या रीजनेबल अश्योरेंस देगा सर? कि फर्म और उसके बंदे, जो भी मेरी फर्म है और उसके बंदे हैं, वो PRL को फॉलो कर रहे हैं, PRL को फॉलो कर रहे हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड और लीगल रिक्वायरमेंट, ये होता है PRL। तो फर्म और उसके बंदा, मतलब मेरी जो फर्म है, मेरी फर्म और मेरे जितने भी बंदे जो स्टाफ है, वो सारे जो भी काम कर रहे हैं, कोई सा भी काम कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करके कर रहे हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहे हैं, लीगल रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहे हैं। मतलब वो लो रेगुलेशन को पूरा कर, लो रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट वगैरह, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो भी स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे फॉलो कर रहे हैं। तो फर्म और उसके बंदे PRL फॉलो कर रहे हैं। साथ में जो भी रिपोर्ट इशू कर रहा है, हमारी फर्म जो भी रिपोर्ट इशू कर रही है, ऑडिट रिपोर्ट, रिव्यू रिपोर्ट, कोई सी भी रिपोर्ट, सारी अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। रिपोर्ट इशू बाय द फर्म आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस, कि मैं जो भी रिपोर्ट इशू कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है। तो फर्म और उसके बंदे PRL फॉलो कर रहे हैं और जो भी रिपोर्ट इशू कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है। फर्म और उसके बंदे PRL फॉलो कर रहे हैं और जो भी रिपोर्ट इशू कर रहा हूं वो अप्रोप्रिएट है उस सर्कमस्टेंसेस में। तो ये सारी के सारी फर्म में अप्लाई होगा, चाहे प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कोई सी भी हो। अब सर क्वालिटी कंट्रोल के 6 एलिमेंट दिए हुए। मैंने कहा था भाई क्वालिटी किसकी अच्छी होती है? क्वालिटी किसकी अच्छी होती है, मेल या फीमेल? देखो याद कराने के लिए कह रहा हूं मैं भाइयों बहनों, कोई भी ऐसा गलत गलत ना समझना, ठीक है। तो क्वालिटी सर जनरली हीमेल की अच्छी होती है। किसकी अच्छी होती है? हीमेल की अच्छी होती है। क्वालिटी हीमेल की अच्छी होती है। तो 6 एलिमेंट दिए हुए क्वालिटी कंट्रोल के। एक HEML, हीमेल। H से सर ह्यूमन रिसोर्स, E से इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, कहां पे गया इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, M से मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग ये मॉनिटरिंग हो गया, A से एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, L से सर लीडरशिप रिक्वायरमेंट, E से एथिकल रिक्वायरमेंट। तो 2 E हो गए अपने पास, एक इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, एक एथिकल रिक्वायरमेंट। तो 6 अपने पास एलिमेंट दिए क्वालिटी कंट्रोल के। अब ये जो भी एलिमेंट है 6 क्वालिटी कंट्रोल के, इसके लिए बोला है कि भाई जो भी आप क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज बना रहे हो, कि भाई आपको क्वालिटी कंट्रोल की
पॉलिसीज बना के रखनी है, जो भी अपन पढ़ेंगे इन सब के रिलेटेड आपको पॉलिसी बनानी है। 6 आइटम के रिलेटेड आपको पॉलिसी बनानी है कुछ फर्म में, नीचे पढ़ेंगे। तो आप जो भी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसी बना रहे हो ना, वो आप प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट कर लो, उनको डॉक्यूमेंट कर लो, आपके पूरे स्टाफ वगैरह को कम्युनिकेट कर दो कि भाई देखो हमने बना तो ली पॉलिसी, उनको कम्युनिकेट कर दो कि भाई हमने ये पॉलिसी बनाई है, इनको तुम्हें फॉलो करना है। तो हमने पॉलिसी बनाई, डॉक्यूमेंट करके कम्युनिकेट कर दिया, और उनसे फीडबैक भी मंगाओ कि उनसे फीडबैक मांगो कि देखो हमने जो भी पॉलिसी बनाई है वो आपको सही तो लग रही है ना, इसमें कोई भी गड़बड़ तो नहीं लग रही ना, कुछ भी आपको लग रहा है तो आप उनको बता दो। तो डॉक्यूमेंट करो, कम्युनिकेट करो, उनसे फीडबैक भी मांगो, ठीक है सर। तो सबसे पहले अपन पॉलिसी पढ़ते हैं, लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑफ फर्म। इसकी क्वेश्चन भी आया हुआ इस वाले का, मतलब ठीक है, तो मतलब ठीक है, वैसे सबका ही क्वेश्चन आया हुआ इसके अंदर, इंपॉर्टेंट है भाई, 5 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली हर बार आ ही जाता है इनसे। तो लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है सर? क्वालिटी ऑफ फर्म। ये बोल रहा है कि भाई जो भी आप क्वालिटी, मैंने बोला कि अपनी जो सीए फर्म है वहां पे आपको क्वालिटी मेंटेन रखनी है, हाँ सर रखनी है, तो वो क्वालिटी की जिम्मेदारी किसकी होगी? मतलब आपकी फर्म के अंदर तो बहुत सारे बंदे, क्वालिटी आपको फर्म को क्वालिटी मेंटेन रखने किसकी जिम्मेदारी होगी? इन्होंने कहा ऐसे नहीं कि भाई सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर जो होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो भी फर्म है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, फर्म की क्वालिटी अच्छी हो। सीईओ मैनेजिंग पार्टनर, सीईओ मैनेजिंग पार्टनर चाहे ना तो उसके काम को डिलीगेट कर सकते हैं, मतलब सीईओ मैनेजिंग पार्टनर उसको डिलीगेट कर सकते हैं ये क्वालिटी वाले काम को, कि फर्म का कोई दूसरा बंदा क्वालिटी को हैंडल करेगा। पर वो जिस भी बंदे को डिलीगेट कर रहे हैं ना, जिस भी बंदे को डिलीगेट कर रहे हैं, वो एक एक्सपीरियंस एंड एबल्ड पर्सन होना चाहिए, एक्सपीरियंस एंड एबल्ड पर्सन, कि भाई किसी मूर्ख इंसान को, किसी गधे मूर्ख इंसान को आपने काम डिलीगेट नहीं कर दिया क्वालिटी वाला, नहीं, क्वालिटी मेंटेन करने की जिम्मेदारी सीईओ मैनेजिंग पार्टनर की है। अगर वो किसी को डिलीगेट भी करना चाहते हैं तो जो डिलीगेट कर रहे हैं वो एक एक्सपीरियंस और एबल्ड पर्सन होना चाहिए, जैसे कोई पार्टनर हो गया, कोई दूसरा पार्टनर हो गया, वैसा वाला, ठीक है ना, वो वाला। तो बस मेन 2 पॉइंट थे, बाकी ठीक है कि आपको पॉलिसी प्रोसेसर बनाने ताकि आपका इंटरनल कल्चर प्रमोट हो, वो ये पॉलिसी टू प्रमोट द गुड इंटरनल कल्चर से रिपीट हो गया वाले, ठीक है। अब क्वालिटी कंट्रोल विल ओवरराइड द फर्म बिजनेस स्ट्रेटेजी। सर ये पॉइंट क्या बोलता है? ये पॉइंट ये बोलता है कि भाई ये आपकी फर्म की बिजनेस स्ट्रेटेजी है, कि आप बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होती है? फर्म को भी तो धंधा चाहिए होता है, ऑडिट के नए नए क्लाइंट चाहिए होते हैं, रिव्यू के नए नए क्लाइंट चाहिए होते हैं, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। तो ये आपकी फर्म की बिजनेस स्ट्रेटेजी है। तो आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी को ओवरराइड कौन करेगा? सर क्वालिटी कंट्रोल ओवरराइड करेगा, क्वालिटी कंट्रोल। कि आप पैसा कमाने के लिए बिजनेस स्ट्रेटेजी के चक्कर में ऐसा कुछ भी मत करना, ऐसा कुछ भी मत करना कि आप क्वालिटी से ही कॉम्प्रोमाइज कर जाओ, आप क्वालिटी से ही कॉम्प्रोमाइज कर जाओ, नहीं सर। तो ये आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी, आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी को ओवरराइड करेगा। कौन ओवरराइड करेगा? जो मेरी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज है। तो भाई क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसी सबसे ऊपर है, बिजनेस गया भाड़ में, ओवरऑल ये बोल रहा है। तो ये देखो, तो इस क्वालिटी कंट्रोल, ये फर्म बिजनेस स्ट्रेटेजी इज सब्जेक्ट टू ओवरराइडिंग रिक्वायरमेंट टू अचीव द क्वालिटी इन द ऑल द एंगेजमेंट, सारे एंगेजमेंट चाहे ऑडिट रिव्यू कुछ भी हो। तो इसलिए आपको इंश्योर करना है, क्या इंश्योर करना है? जैसे फर्स्ट पॉइंट बोला है कि जब भी आप कोई भी एंगेजमेंट लेने जाओगे, लेट से आप ऑडिट कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो भाई सबसे पहले आपको विटल इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट द क्लाइंट। कि भाई अगर अंबानी जी आपके पास आए कि यार हेमंत सर प्लीज मेरी ऑडिट कर दो, तो मैं डायरेक्ट ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, पहले जो क्लाइंट है उसके बारे में विटल इंफॉर्मेशन मंगाऊंगा कि भाई क्लाइंट की इंटीग्रिटी कैसी है, वो अच्छा तो है, प्रमोटर के एमपी वगैरह उसके अच्छे तो है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह तो नहीं करते, गलत काम तो नहीं करते वो, साथ में मैं कंपिटेंट भी हूं, एथिकल रिक्वायरमेंट भी पूरी है कि भाई वो सामने वाला तो अच्छा है, मैं भी कंपिटेंट हूं, मेरे पास टाइम है, मैं उसकी ऑडिट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, एथिकल रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस फॉलो हो रही है नहीं हो रही, पहले ये सब देखूंगा, उसके बाद ही उसकी ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा। ये नहीं कि पैसे आ रहे ऑडिट एक्सेप्ट कर लो, नहीं सर। उसके बाद सर दूसरा है कॉमर्शियल कंसिडरेशन डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म। ये बोल रहा है कि अगर कोई आपको ज्यादा पैसा दे रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी बात मान लो और आप उसका काम रिड्यूस कर दो, उसकी चेकिंग सही से ना करो, नहीं। कॉमर्शियल कंडीशन चाहे वो आपको कम पैसा दे, ज्यादा पैसा दे, क्वालिटी ऑफ वर्क से आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक बात है। साथ में आपकी फर्म के अंदर पॉलिसी प्रोसेस बनाओ, किसके रिलेटेड? इवैल्यूएशन, कंपनसेशन एंड प्रमोशन ऑफ द पर्सनल। कि भाई जो भी आपके फर्म के एम्प्लॉइज है, आपकी ऑडिट फर्म के एम्प्लॉइज, उनके लिए आप पॉलिसी प्रोसीजर बनाओ कि भाई आप उनका जो प्रमोशन करोगे, उनको जो पैसा दोगे, आप इस तरह से मत दो। पता चला आप क्या कर रहे हो कि आप उनको प्रमोशन वगैरह कर रहे हो, किसके बेसिस पे कर रहे हो? उनका पैसा बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो सैलरी, किसके बेसिस पे? जो ज्यादा क्लाइंट लाएगा, उसका पैसा ज्यादा होगा, उसकी सैलरी ज्यादा होगी। ये गलत है। आप केवल उस बेसिस पे मत देखो कि जो ज्यादा क्लाइंट लाएगा, जो फर्म को ज्यादा रेवेन्यू देगा, उसकी हम सैलरी ज्यादा बढ़ाएंगे। अरे नहीं, आप थोड़ा क्वालिटी डालो इसके अंदर, क्वालिटी वाली चीज भी डालो कि भाई जो बंदा क्वालिटी से काम करेगा, जिसकी काम में कोई भी एरर नहीं होगी, उसको हम ज्यादा प्रमोशन देंगे, उसको कंपनसेशन देंगे। तो यही बोल रहे हैं कि आप फर्म की पॉलिसी प्रोसेस उस हिसाब से बनाओ, इवैल्यूएशन, कंपनसेशन, प्रमोशन विच आर डिजाइन टू डेमोन्स्ट्रेट द फर्म ओवरराइडिंग कमिटमेंट टू क्वालिटी। कि भाई ऐसा उससे दर्शाए कि हम केवल क्वालिटी से काम करना चाहते हैं, ठीक है। डिवोट द सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर द क्वालिटी कंट्रोल। कि कुल मिला के आपकी फर्म में क्वालिटी अच्छी हो, इसके लिए आप आपकी फर्म के सारे रिसोर्सेज लगा दो, सफिशिएंट रिसोर्सेज लगा दो कि आपकी फर्म की क्वालिटी अच्छी हो।
ठीक है, ये सारे पॉइंट थे। अब से इन 4 पॉइंट को याद कैसे करना था सर? इन 4 पॉइंट को आपको याद करना था। देखो, अंबानी जी अगर मेरे पास ऑडिट कराने आए, तो कोई भी अंबानी जी मेरे पास ऑडिट कराने आए तो पहले उनसे मैं विट्टल इन्फॉर्मेशन लूंगा। सुनो, याद कराने की ट्रिक दे रहा हूँ। उनके बारे में मैं विट्टल इंफॉर्मेशन लूंगा कि भाई अंबानी कौन ऑडिट कराना है। अच्छा, अंबानी जी है, ये तो बहुत बड़े आदमी, ये तो बहुत बड़े आदमी है। इनकी ऑडिट करने के लिए तो मुझे बहुत सारे टीम मेंबर, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे। पहले मैंने अंबानी जी के बारे में इंफॉर्मेशन ली, मुझे पता पड़ा है तो बहुत बड़े आदमी है। इनकी ऑडिट करने के लिए तो मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज डिवोट करने के पड़ेंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज डिवोट करने पड़ेंगे। तो अगर मतलब रिसोर्सेज मतलब एम्प्लॉयज डिवोट करने पड़ेंगे, अगर इतने सारे एम्प्लॉयज में डिवोट करूंगा तो उनको मुझे पैसा भी तो देना होगा, सैलरी भी तो देनी होगी। तो भाई इतने बड़े आदमी की ऑडिट कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखो, इतने बड़े आदमी की ऑडिट कर रहा हूं। पहले मैंने इंफॉर्मेशन ली अबाउट द क्लाइंट कि वो बड़ा आदमी है, वो बड़ा आदमी है, कि भाई वो बड़ा आदमी है, तो मुझे उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज डिवोट करने पड़ेंगे, कि भाई बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे उसकी ऑडिट करने के लिए। तो उनको मुझे कंपनसेशन, सैलरी वगैरह भी देनी होगी। हाँ सर, तो मेरा कॉस्ट ज्यादा लग रही है ना, मतलब मेरी कॉस्ट ज्यादा लग रही है, तो मैं अंबानी जी से भी ज्यादा पैसा लूंगा, अंबानी जी से भी फीस ज्यादा लूंगा, फीस ज्यादा लूंगा। ये कॉमर्शियल कंसिडरेशन, ये कॉमर्शियल कंसिडरेशन। तो याद करने की क्या ट्रिक थी सर? अंबानी जी मेरे पास ऑडिट कराने आए तो मैंने पहले अंबानी जी की विटल इन्फॉर्मेशन ली, फिर देखा है तो बहुत बड़े आदमी, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे इनकी ऑडिट करने के लिए, और इतने सारे एम्प्लॉइज रिसोर्सेज लगेंगे तो उनको सैलरी वगैरह भी तो देनी पड़ेगी। और अगर इनको सैलरी वगैरह में अगर दूंगा तो भाई फिर मतलब मैं भी सामने अंबानी जी से ज्यादा पैसा चार्ज करूंगा, कॉमर्शियल कंसिडरेशन ज्यादा चार्ज करूंगा। ये याद करने की ट्रिक थी। अब ये देखो, मिस्टर वांट टू एक्सेप्ट ये पुअर क्वालिटी कंट्रोल है SQC 1 का, क्योंकि भाई हो क्या रहा है कि मेरे पास कोई ऑडिट कराने आया, वो मैं पार्टनर हूं और वो मेरा क्लोज फ्रेंड है, वो मेरा क्लोज फ्रेंड है, फिर भी मैंने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया। अरे भाई, इंडिपेंडेंस का इश्यू, क्लोज फ्रेंड की आप ऑडिट कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो? साथ में जिस बंदे की मैं ऑडिट शुरू कर रहा हूं ना, उसका पुराना ऑडिटर छोड़ के चले गए और साथ में वहां पे इनकम टैक्स वगैरह के छापे भी पड़े हुए, तो इंटीग्रिटी का भी इशू है। तो भाई आप ऐसे मत लो, इंडिपेंडेंस इशू, इंटीग्रिटी इशू है, और ये ऊपर वाले 4 पॉइंट बता देना आप, ये मत लो, यहाँ पे क्वालिटी का इशू आ जाएगा बट आपके। ठीक है, अब ये देखो, दो पार्टनर है, दो पार्टनर ने कुछ कंसर्न रेस करी कि भाई जो बंदा ज्यादा न्यू क्लाइंट लाएगा ना, ज्यादा ये क्या है, वन पार्टनर कॉमर्शियली सक्सेसफुल, मतलब नया क्लाइंट लाएगा ना, उसको पैसा ज्यादा मिलेगा। ये देखो कि एक पार्टनर है कॉमर्शियली सक्सेसफुल है, कि वो न्यू क्लाइंट लाता जा रहा है, नए धंधे लाता जा रहा है, पर उसको ऑडिट क्वालिटी आती नहीं, उसको यही नहीं पता ऑडिट क्वालिटी कैसे करती है, उसको बस क्लाइंट लाना आता है। तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं सर, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि भाई मेन होता है कि आपको मेन क्वालिटी अचीव करना है, फर्म की बिजनेस स्ट्रेटेजी गई भाड़ में, तो आपको ये पूरा का पूरा आंसर लिखना है। सेम वैसा का वैसे ही बताया भाई कि ये देखो, रिवॉर्ड ऑफ ए पार्टनर इज बेस्ड ऑन ए रिवेन्यू जनरेशन, कि भाई जो जितने ज्यादा क्लाइंट लाएगा उसी के हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा। ऑडिट क्वालिटी गई भाड़ में। और उन्होंने जो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज डिवोट करे हुए ना फर्म ने, वो केवल मार्केटिंग के लिए करे हुए कि हमारी फर्म की मार्केटिंग करो। अरे नहीं भाई, ज्यादा रिसोर्सेज आपको करने हैं इस जगह क्वालिटी कंट्रोल के लिए। तो ये वाला पॉइंट बताना है कि मनी, पैसा कितना भी मिले, क्वालिटी कंट्रोल से कॉम्प्रोमाइज मत करो। आपकी जो फर्म की पॉलिसी प्रोसीजर होनी चाहिए रिगार्डिंग द ह्यूमन रिसोर्स, वो ये होनी चाहिए, और डिवोट सफिशिएंट रिसोर्स, ये वाला पॉइंट बता दें। ठीक है, चलो फिर सर एथिकल रिक्वायरमेंट पे आते हैं, अपना सेकंड वाला पॉइंट। एथिकल रिक्वायरमेंट के लिए क्या बोलता है? कुल मिला के बोलता है कि फर्म और उसके बंदे को एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई करना है, फर्म और उसका जो भी स्टाफ है। सर एथिकल रिक्वायरमेंट में एक तो आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो अपन प्रोफेशनल एथिक्स में बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं भाई, प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ते हैं। इसको यहाँ पे नहीं बताऊंगा। जो अपना IPCOP था, IPCOP पता है ना आपको? इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी। OP से ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यूब केयर, ये वाला होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल। ये अपन प्रोफेशनल एथिक्स में डिटेल में पढ़ते हैं। फिर एक आता है इंडिपेंडेंस, की भाई आपको ना इंडिपेंडेंस भी फॉलो करना है। इंडिपेंडेंस क्या? कि भाई फर्म और उसके बंदे अगर आप कहीं पे भी ऑडिट करने जा रहे हो तो आप इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो भाई कौन कौन इंडिपेंडेंट होना चाहिए? देखो, फर्म पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इंक्लूडिंग पर्सनल, मतलब जो उसके एम्प्लॉई है, इंक्लूडिंग एक्सपर्ट। अगर आपकी फर्म में कोई एक्सपर्ट रखा है तो एक्सपर्ट भी इंडिपेंडेंट होगा। आपका जो नेटवर्क फर्म है वो भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो तीनों आपको इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, फर्म, उसके बंदे और एक्सपर्ट, नेटवर्क फर्म, ये सब इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो आपको फर्म को ना पॉलिसी बना के रखनी है इंडिपेंडेंस के लिए। क्या पॉलिसी बना के रखनी है सर? आपको ना कम्युनिकेट, सबसे पहले तो आपको इंडिपेंडेंस की पॉलिसी बनाओ। पहले की पॉलिसी बनाओ कि यार हमने पॉलिसी बना ली कि अगर कोई, किसी के भी पापा अगर रिलायंस में डायरेक्टर है, किसी भी अगर टीम मेंबर के, किसी भी टीम मेंबर के पापा रिलायंस में डायरेक्टर है, टीम मेंबर के पापा रिलायंस में डायरेक्टर है, या फिर वहां पे CEO CFO है, तो वो ऑडिट नहीं कर पाएगा, वो रिलायंस की ऑडिट नहीं कर पाएगा, उसको हमारी टीम में नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा? एक पॉलिसी बनाई, फिर उसको सारे एम्प्लॉइज को कम्युनिकेट कर दिया, सारे एम्प्लॉइज को कम्युनिकेट कर दिया, भाई तुम्हारे पापा, चाचा, ताऊ कोई भी वहां पर कौन डायरेक्टर वगैरह तो नहीं है, CEO CFO तो नहीं है, ऐसा वाला। तो सबसे पहले मैंने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी बनाई और कम्युनिकेट कर दिया इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू इट्स पर्सनल, कि भाई ये पॉलिसी है अपनी। फिर मैं उनसे पूछूंगा तुम में से कोई, किसी भी चाचा पापा वहां पे CEO CFO है क्या? अगर किसी ने भी बोला कि हाँ भाई मेरे चाचा पापा वहां पे CEO है, मतलब कोई भी सरकमस्टेंसेस रिलेशनशिप मिली जिससे थ्रेट हो सकता है, जिससे थ्रेट हो सकता है,
कोई भी सर्कमस्टेंस रिलेशनशिप मिली जिससे थ्रेट हो सकता है, तो फिर मैं अब अप्रोप्रिएट एक्शन लूंगा। तो अब मैं अप्रोप्रिएट एक्शन लूंगा टू एलिमिनेट। अब मैं अप्रोप्रिएट एक्शन लूंगा कि या तो उसको बोलूंगा भाई तू टीम से बाहर निकल जा, या फिर कोई सेफ गार्ड लगाऊंगा, या फिर मैं उसकी ऑडिट नहीं करूंगा, रिलायंस की ऑडिट नहीं करूंगा। तो अब मैं अप्रोप्रिएट एक्शन लूंगा। तो मैंने पॉलिसी बनाई सबसे पहले, तो भाई पॉलिसी बनाई कि मेरी क्या पॉलिसी है रिगार्डिंग टू इंडिपेंडेंस, और वो पॉलिसी बना के मैंने कम्युनिकेट करी उन सारे टीम मेंबर को, देखो ये हमारी पॉलिसी है। उनमें से अगर किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन दिया कि यार मेरे पापा चाचा वहां पर रहते हैं, मतलब कोई भी सर्कमस्टेंस रिलेशनशिप मिली जिससे थ्रेट है, तो मैं अप्रोप्रिएट एक्शन लूंगा टू एलिमिनेट द थ्रेट। टू एलिमिनेट द थ्रेट, या तो उसको एलिमिनेट करूंगा या रिड्यूस करूंगा टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। एक्सेप्टेबली लो लेवल। अब मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर, या तो मैं कोई सेफगार्ड लगाऊंगा, एक होता है तो मैं कोई सेफगार्ड लगा लूं, या फिर उसके बाद होता है कि भाई मैं उसको या तो मैं एलिमिनेट कर दूं, या फिर मैं उसको सेफगार्ड लगा दूं, या फिर मैं विड्रॉ कर लूं कि नहीं भाई मुझे उसकी ऑडिट करनी नहीं है। तो या तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा, सेफगार्ड लगा लूंगा, या उसकी ऑडिट ही नहीं करूंगा। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब उसके बाद एनुअल कंफर्मेशन के लिए बोलता है कि भाई आप जो ऑडिट कर रहे हो ना, कुल मिला के आप जो भी ऑडिट कर रहे हो, आपके टीम मेंबर में जो भी टीम मेंबर वगैरह है, उन सबसे आपको कम से कम साल में एक बार, एटलीस्ट एनुअली साल में एक बार तो कंफर्म कराने कि वो लोग इंडिपेंडेंट है या नहीं। रिटर्न के अंदर उनसे लिखवा के ले लो कि वो लोग ऑडिट जो भी कर रहे हैं उससे इंडिपेंडेंट है। फिर होता है फैमिलिटी थ्रेट। फैमिलिटी थ्रेट क्या होता है, मैंने कहा था भाई अगर अपनी फर्म का कोई भी सीनियर बंदा, लेट से अपना कोई पार्टनर था, सीनियर मैनेजर था, कोई भी पार्टनर बोल लेते, तो अभी कोई भी सीनियर पर्सनल अगर कोई ऑडिट वगैरह कर रहा है, कोई एश्योरेंस एंगेजमेंट कर रहा है, अगर वो लगातार क्लाइंट के पास जा रहा है तो क्लाइंट से उसका रिश्ता जुड़ जाता है। लेट से अपना एंगेजमेंट पार्टनर है पप्पू, लगातार 10-15 सालों, मतलब 10 सालों से 8-7 सालों से, जो भी 8 साल मान लो, 8 साल से अगर लगातार ऑडिट कर रहा है वहां पर भाई, तो उसका क्या करेगा भाई, पिंकी से रिश्ता जुड़ जाएगा। पिंकी वहां पर रिलायंस के अंदर बैठती है, तो पप्पू और पिंकी का रिश्ता जुड़ जाएगा, क्योंकि भाई 8 सालों से उसी के साथ जा रहा है, उसी से डाटा मांग रहा है, उसी के साथ खाना खाने जा रहा है, तो उनका रिश्ता जुड़ गया। क्योंकि ह्यूमन बीइंग है भाई, कनेक्ट हो ही जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर कोई भी सीनियर पर्सनल है एश्योरेंस एंगेजमेंट जो दे रहा है, तो भाई बहुत लंबे टाइम तक उसको वहां पर एक ही क्लाइंट पे मत भेजो। तो अगर एक ही कोई भी सीनियर बंदा लंबे टाइम तक वहां पे जाएगा, तो भाई उससे रिश्ता जुड़ जाएगा, फिर ऑडिट में आपके ऑब्जेक्टिविटी इशू आएगा, इंडिपेंडेंस का इशू आएगा। इसलिए बोलता है जैसे लिस्टेड का जो आप क्या करो, फिर आप रोटेट करते रहो सीनियर पर्सनल को, जो भी पार्टनर है ना उसको रोटेट करते रहो। कुछ साल ये वाला पार्टनर ऑडिट करेगा, कुछ साल दूसरा वाला पार्टनर ऑडिट करेगा। और या फिर आप क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करो कि भाई जो भी बंदा ऑडिट कर रहा है उसकी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगी कि काम सही से हुआ नहीं हुआ। लिस्टेड कंपनी में साफ साफ बोल दिया कि भाई एक इंगेजमेंट पार्टनर मैक्सिमम एटलीस्ट 7 साल तक ही मैक्सिमम वो वहां पर ऑडिट कर पाएगा, उसके बाद उसको रोटेशन में देंगे, कोई दूसरा पार्टनर लाएंगे। लिस्टेड कंपनी है, 7 साल तक एक पार्टनर ने ऑडिट करी, अपनी ही एक पार्टनर ने ऑडिट करी, फिर अपनी फर्म से कोई दूसरा पार्टनर वहां पे लाएंगे कि भाई 7 साल इसने तो ऑडिट कर लिया, अगले साल और कोई ऑडिट करेगा, ठीक है ना। पर एक्सेप्शन सोल प्रोप्राइटरशिप में ये नहीं लगता भाई, सोल प्रोप्राइटर में तो बंदा अकेला कैसे रोटेट करेंगे पार्टनर्स को, पार्टनर तो है ही नहीं। और बाकी वो भी है कि अगर आपको कभी भी लिस्टेड कंपनी की ऑडिट करनी है, आप सीए फर्म हो, आपको लिस्टेड कंपनी की ऑडिट करनी है, तो आपको पीयर रिव्यू करवाना पड़ेगा, वो भी अपन नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। अब बाकी फैमिलिटी थ्रेट डिपेंड करता है कि आपको कितना ज्यादा सेफगार्ड लगाना है, कितना ज्यादा सेफगार्ड लगाना है वो डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ एंगेजमेंट कौन सा है, कि आप ऑडिट कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, लिस्टेड कंपनी की कर रहे हो, नॉन लिस्टेड कंपनी की कर रहे हो, पब्लिक इंटरेस्ट कितना, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। तो नेचर ऑफ एंगेजमेंट कौन सा, आप कौन सी असाइनमेंट कर रहे हो, लेंथ ऑफ सर्विस कितने सालों से आप ऑडिट कर रहे हो उसकी, तो नेचर ऑफ एंगेजमेंट एंड लेंथ ऑफ सर्विस होता है, ठीक है। और सेफगार्ड के अंदर आपको या तो रोटेट करना है या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू लगाना है, रोटेट करना है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू लगाना है, ठीक है। चलो अब रिव्यू ऑफ ऑडिट वर्क। अब फाइनली सर अपन को रिव्यू करना है कि देखो वैसे तो ये अपने मॉड्यूल के अंदर नहीं है ये वाला क्वेश्चन, पर मतलब ये वाला टॉपिक, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ओल्ड कोर्स में आया हुआ है कि भाई अब रिव्यू के अंदर ये बोल रहा है कि एक एंगेजमेंट पार्टनर दूसरे एंगेजमेंट पार्टनर का काम रिव्यू कर सकता है, या EQCR भी लोगों का काम रिव्यू कर सकता है, मतलब जहां जहां पे भी रिव्यू का क्वेश्चन आ जाए, या फिर पार्टनर उसकी टीम का काम रिव्यू कर सकता है, पार्टनर उसकी टीम का काम रिव्यू कर सकता है। तो मतलब ये कहीं कहीं पे भी क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई एक एंगेजमेंट पार्टनर था, ईपी लिख रहा हूं मैं, एक एंगेजमेंट पार्टनर था, वो उसने पूरी ऑडिट कर ली, लास्ट डे पे वो रिपोर्ट साइन करने जा रहा था, ऑडिट रिपोर्ट, पर उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया। तो उसी फर्म का सेकंड एंगेजमेंट पार्टनर, मतलब उसी फर्म का दूसरा पार्टनर था, क्या वो ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकता है? क्योंकि भाई जिसने ऑडिट करी थी उसकी तो डेथ हो गई, ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर पाया, तो क्या दूसरा एंगेजमेंट पार्टनर इसके काम पर भरोसा करके ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकता है? आंसर इज यस, वो इसके काम पे भरोसा करके, सेकंड वाला एंगेजमेंट पार्टनर पुराने वाले के एंगेजमेंट पार्टनर पे भरोसा करके ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकता है, बट उसको थोड़ा स्किल और ड्यू केयर रखना है, स्किल ड्यू केयर रखना है, और उसको काम को एक बार रिव्यू कर लेना है, काम को एक बार रिव्यू कर लेना है। तो रिव्यू में क्या क्या करेगा, मैंने कहा था रिव्यू में वो 8 सोकर करेगा, रिव्यू में वो 8 सोकर करेगा। 8 सोकर क्या होता है, रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट, बताता हूं तुमको, ऐसे सिग्निफिकेंट ओसो ऑब्जेक्टिविटी सी से कंसल्टेशन कंक्लूजन एविडेंस रिवाइज एंटी, मतलब कुल मिला के 8 सोकर में सबसे पहले बोलता है आर। सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी ऑडिट हुई है, पूरी की पूरी ऑडिट हुई है, वो रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो करके हुई है या नहीं है, मतलब वर्क हैज बीन परफॉर्म एज पर द PRL, एज पर द PRL प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक बात है सर। उसके बाद जो भी सिग्निफिकेंट मैटर मिले, अगर हमको
ऑडिट करते वक्त कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर मिले तो हमने फर्दर कंसिडरेशन के लिए रेस कर दिए नहीं कर दिए कि भाई हम ऑडिट कर रहे थे, हमको कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर मिला ऑडिट करते, अरे बाप रे तो बहुत सिग्निफिकेंट मैटर, तो हमको कहीं पे भी कंसल्टेशन की जरूरत थी, कंसिडरेशन की जरूरत थी कि इसको डिटेल में चेकिंग करें, तो भाई हमने फर्दर कंसिडरेशन के लिए डाल दिए हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंगेजमेंट अचीव हो गया नहीं हो गया, जो भी हम इंगेजमेंट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया नहीं हो गया। कंसल्टेशन हमने ले लिया ना, जहां जहां पे भी हमको लग रहा था हमको नहीं आता, किसी बाहर वाले बंदे से कंसल्टेशन लेनी है, वह आपने ले ली ना। वर्क परफॉर्म सपोर्ट द कंक्लूजन रीच्ड एंड अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंटेड, आपने जो भी कंक्लूजन दिया तो कंक्लूजन दिया तो पीछे आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है ना, साथ में आपके पास जो वर्क आपने जो भी काम करा उस हिसाब से ये कंक्लूजन आपका सही है ना, तो जो भी आपने वर्क परफॉर्म करा वो सपोर्ट कर रहा है ना आपके कंक्लूजन को, और आपने उसको डॉक्यूमेंट भी कर लिया है। एविडेंस जो भी आपको मिले वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है ना। जहां जहां पे भी आपको अपने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर बदलने थे कि भाई रिवाइज करने होते हैं ना, ऑडिटर को अपने प्रोसीजर टाइम टू टाइम रिवाइज करने होते हैं, तो आपने रिवाइज कर लिया एनटी ऑफ प्रोसीजर, तो ये उसकी बोलता है। तो आर से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, आर सोकर मैंने बोला, एस से सिग्निफिकेंट मैटर आपने फर्दर कंसिडरेशन में ले लिए, ओ से ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट मिल गया, एसओ डबल सी में एक कंसल्टेशन आपने ले ली और कंक्लूजन आपको मिली, वो आपने डॉक्यूमेंट भी कर लिया और काम जो भी आपने वर्क करा वो कंक्लूजन सपोर्ट करता है। सी आर ओ डबल सी, आर से रेगुलेटरी, एस से सिग्निफिकेंट मैटर, ओ से ऑब्जेक्टिव, डबल सी से कंसल्टेशन कंक्लूजन, डबल सी ई आर, ई से एविडेंस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है, आर से रिवाइज एंटी। ठीक बात है सर, ओके। ये वही वाला क्वेश्चन है कि वो एक इंगेजमेंट पार्टनर की डेथ हो गई थी, दूसरे को आना था, ये वाला तो वो ये कि कर सकता हो, पूरा रिव्यू वाला लिख देना और थोड़ा बहुत स्किल केयर फंडामेंटल प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है, डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू करना है उसके काम को। ठीक बात है सर। और ये कि एक लिस्टेड कंपनी की आप ऑडिट कर रहे थे तो आपको रिव्यू 8 साल से लगातार कर रहे थे, तो नहीं भाई आपको वो ऊपर वाला पूरा पॉइंट लिखना है कि आपको सेफगार्ड लगाना पड़ेगा, रिड्यूस द फेमिलिटी थ्रेट, रोटेशन करना पड़ेगा, ये वाला। या तो आप सेफगार्ड लगाओ, यहाँ पर ये वाले पूरे के पूरे पॉइंट हैं कि आपको सेफगार्ड लगाना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, क्वालिटी रिव्यू करना पड़ेगा, मैक्सिमम 7 साल तक ही कर सकते हो। ठीक है चलो। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है अपना एक्सेप्टेंस, कंटिन्यूएंस एंड क्लाइंट रिलेशनशिप। ये क्या होता है कि सर जब भी कोई, मैंने बोला था कोई भी ऑडिट कराने आ रहा है मेरे से, अंबानी जी आए कि यार मेरी प्लीज हेमंत सर ऑडिट कर लो, तो मैं हर किसी की ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, पहले सामने वाले बंदे को देखूंगा, सामने वाला बंदा अच्छा है या नहीं, मैं कंपिटेंट हूं नहीं, पता चला सामने वाला बंदा तो कंपिटेंट, पहले मैं देखा कोई भी ऑडिट करवाने आया, कुछ भी काम के लिए आया, पहले मैं सामने वाले को देखूंगा, सामने वाले की इंटीग्रिटी कैसी है, सामने वाला कैसा है, सामने वाले की इंटीग्रिटी कैसी है, पता चला गंदे काम करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, तो उसकी ऑडिट नहीं करूंगा। फिर देखूंगा मैं कैसा हूं, भाई सामने वाला तो अच्छा है, मेरे को भी तो आना चाहिए, मेरे को आता ही नहीं उसकी ऑडिट करना, मेरे को आती ही नहीं, वो इलॉन मस्क आ गया कि टेस्ला की ऑडिट कर दो, मुझे आती नहीं ईवी ऐसी भयंकर टेक्नोलॉजी वाली कंपनी की ऑडिट करना, तो मेरे पास भी कंपिटेंसी होनी चाहिए, साथ में टाइम भी होना चाहिए, कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, टाइम ही नहीं है मेरे पास काम करने के लिए, और साथ में मैं इंडिपेंडेंट टू एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट टू एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो कर रहा हूं। तो सामने वाला कैसा है, मैं कैसा हूं प्लस एथिकल रिक्वायरमेंट, सामने वाला कैसा है, मैं कैसा हूं प्लस एथिकल रिक्वायरमेंट, सामने वाला कैसा है, मैं कैसा हूं प्लस एथिकल रिक्वायरमेंट। तो मतलब सामने वाले की पहले आप इंटीग्रिटी देखो कि सामने वाले का जो क्लाइंट प्रमोटर के एमपी की इंटीग्रिटी देखो, मैं कैसा हूं मतलब कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज की मेरे पास भी टाइम वगैरह कंपिटेंसी वगैरह है नहीं, सामने वाला कैसा है, मैं कैसा हूं, सामने वाले की इंटीग्रिटी मेरी कंपिटेंसी, सामने वाला कैसा है, मैं कैसा हूं, सामने वाले की इंटीग्रिटी मेरी कंपिटेंसी, और एथिकल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है नहीं हो रही, एथिकल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है नहीं हो रही, ठीक बात है, वो आप देख लेना। तो सबसे पहले कभी भी अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करने के पहले ये सारी चीजें देखना, और साथ में कभी भी ना अगर आपको ऐसा लगे कि यार इनमें से कोई इशू मिला कि यार इंटीग्रिटी अच्छी नहीं थी, मेरे पे कंपिटेंसी नहीं थी, फिर भी आपने अगर ऑडिट एक्सेप्ट कर ली तो आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा ये वाले जो भी आपको इशू मिला था तो उसको आपने कैसे रिजोल्व करा, फिर भी आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली तो कैसे आपने उसको रिजोल्व करा था उसको, ठीक है। और आपको कंटिन्यूएशन की भाई अब देखो ये तो आपने एक्सेप्टेंस की, आपको असाइनमेंट एक्सेप्ट करना नहीं करना, अब एक आपने एक बार ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, उसको कंटिन्यू करना ही नहीं करना हर साल, तो भाई हर साल आपको कंटिन्यू करना ही नहीं करना, वो डिपेंड करेगा पहले तो कि अगर आपको कोई भी ऑडिट एक्सेप्ट करते वक्त आपको कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं थी, ऑडिट एक्सेप्ट करते वक्त आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको बाद में मिली, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको बाद में मिली कि आपको लग रहा है कि अगर ये इंफॉर्मेशन मुझे पहले मिल जाती, ये इंफॉर्मेशन अगर मुझे पहले मिल जाती, मैं ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करता, मैं ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो भाई ये बोल रहा है कि अगर आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन लेटर मिली, अगर इफ हैव बीन ऑब्टेन्ड इट बिफोर देन ही मे हैव नॉट एक्सेप्टेड द ऑडिट, मैं ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो भाई आप ऑडिट छोड़ सकते हो, आप ऑडिट छोड़ सकते हो। पर ऑडिट छोड़ने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको देखना पड़ेगा क्या विड्रॉ करना पॉसिबल भी है क्या, कि भाई पता चला मैं ऑडिट के बिल्कुल लास्ट स्टेज पर चल रहा हूं तो ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी है, या कोई लो रेगुलेशन आपको रोक देता है कि यार आप ऑडिट से विड्रॉ नहीं कर सकते, तो मतलब कुल मिला के आपको विड्रॉ करना है तो उसके पहले आप देखो कि क्या पॉसिबिलिटी भी है क्या, मैं विड्रॉ कर सकता हूं, क्या मैं ऑडिट से विड्रॉ कर सकता हूं। देखो मैं ऑडिट बोल रहा हूं, ऑडिट के अलावा बाकी भी सारे के सारे असाइनमेंट कवर है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं विड्रॉ कर सकता हूं क्या, और अगर मैं विड्रॉ कर सकता हूं तो मैंने आपको हर बार कहा था जब भी आप विड्रॉ करोगे कि यार मैं ऑडिट छोड़ के जा रहा हूं, तो भाई आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा दो बंदों को, आपको दो बंदों को रिपोर्ट करना पड़ेगा जब भी छोड़ के जाओगे। पहला हु मेड द अपॉइंटमेंट, जिसने आपको अपॉइंट करा, जिसने आपको अपॉइंट करा। दूसरा रेगुलेटरी अथॉरिटी की भाई लेट्स से सेबी, आरओसी, किसी को भी आपको रिपोर्ट करना हो तो
ठीक है। तो आपको अपनी प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी होगी, प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी होगी कि आपको किसको रिपोर्ट करना है, हु मेड द अपॉइंटमेंट एंड रेगुलेटरी ऑथोरिटी, दोनों को रिपोर्ट करना है, दो जनों को, जिसने मुझे अपॉइंट करा था और जो सेबी आरओसी वगैरह किसी को रिपोर्ट करना है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉ देख लो और आपको रिपोर्ट करना है। अब ये देखो फिर फाइनली डिटेल में दे दी कि आपके पॉलिसी प्रोसीजर क्या होना चाहिए विड्रॉ के लिए। जब भी आपको लगे कि यार देखो जैसे क्वेश्चन आया कि मेरे पास एक्सपर्टाइज नहीं है इस तरह की कोई ऑडिट करने के लिए, कोई मैंने गलती से एक्सेप्ट कर ली थी, मुझे विड्रॉ करना है, तो जब भी आपको विड्रॉ करने का आप सोचो ना, लेट से आप रिलायंस के ऑडिट से विड्रॉ करने का सोच रहे हो, पहले तो एक बार जाके नॉर्मली डिस्कस करो कि यार मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से, अंबानी जी से, कि यार मेरे को ना ये इशू आ रहा है, तो अब मैं यार अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। सबसे पहले भाई मैं विड्रॉ कर रहा था, तो पहले मैंने विड्रॉ करने के पहले क्लाइंट से एक बार गया, मतलब अंबानी जी के पास नॉर्मली गया और उससे डिस्कस कर लिया कि भाई अंबानी जी देखो, मैंने मैनेजमेंट से डिस्कस कर लिया कि यार देखो ये इशू आ रहा है, मैं विड्रॉ करने का सोच रहा हूं, अभी तक केवल डिस्कस करा। फिर बाद में मैंने डिटरमाइन कर ही लिया कि भाई अप्रोप्रिएट है विड्रॉ करना, कि मैं करूंगा ही करूंगा, पहले मैंने केवल डिस्कस करा था उनसे, ठीक है। फिर मैंने घर पे गया, मैंने सोचा घर पे जाके, फिर मेरे को लगा हाँ भाई अप्रोप्रिएट है, मैं विड्रॉ कर लेता हूँ, फाइनली कर लेता हूँ। तो जब आपने सोच लिया कि हाँ भाई आपको विड्रॉ करना ही करना है, तो मैंने क्या कहा था, दो जनों को रिपोर्ट करना है। दो जने कौन होते हैं सर? पहला तो भाई आपको अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी जो भी है, मतलब पहले तो जिसने आपको अपॉइंट करा, अपॉइंट कौन करता है सर जनरली? मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी, उसको रिपोर्ट कर देना अलोंग विद द रीजन। साथ में आपको देखना है कि आपको लो रेगुलेशन बोलता है कि भाई आपको कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी रिपोर्ट करना है, कि रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी रिपोर्ट कर देना। तो भाई मैंने कहा था दो जनों को विड्रॉ करना है, ठीक, दो जनों को रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको नॉर्मली डिस्कस कर लेना है, पहले आपने विड्रॉ करने का सोचा तो आपने डिस्कस कर लिया अंबानी जी से, घर पे गए, आपने घर पे देख जाके सोचा था कि हाँ भाई अप्रोप्रिएट है, मेरे को विड्रॉ करना ही करना चाहिए। अगर आपने सोच ही लिया तो भाई फिर आप मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को बता देना और रीजन भी उनको बता देना कि मैं विड्रॉ कर रहा हूं, ठीक बात है। एक तो आपने मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को बता दिया, मतलब जिसने आपको अपॉइंट करा। दूसरा किसको बताना है कि भाई जो लो रेगुलेशन लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बोलते हैं उनको बता दो कि हाँ भाई मेरे को रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी बताना है। तो एक मैंने इसको बता दिया मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी मैंने बता दिया, ठीक बात है, बस बात खत्म। एक ये तीसरा पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट याद हो जाए तो अच्छी बात है। डॉक्यूमेंट कर लेना जो भी आपको ऑडिट करते वक्त, मतलब जो भी आप विड्रॉ कर रहे हो या फिर ऑडिट करते हो, आप विड्रॉ क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको कोई दिक्कत आई थी ऑडिट करते वक्त, जो भी सिग्निफिकेंट इशू, कंसल्टेशन, कंक्लूजन आए थे, उन सबको डॉक्यूमेंट कर लेना, ठीक बात है सर। उसके बाद हाउ टू इवैल्यूएट द इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, अपन यहाँ पे पढ़ा था कि भाई क्लाइंट की इंटीग्रिटी इवैल्यूएट करनी ऑडिट एक्सेप्ट करने के पहले। तो आप इंटीग्रिटी कैसे इवैल्यूएट करोगे क्लाइंट की, कि सामने वाला बंदा कोई ऑडिट करने के लिए आ रहा है कि मेरी ऑडिट कर दो, रिव्यू कर दो, कुछ भी कर दो, तो उसमें इंटीग्रिटी अच्छी है नहीं, कैसे आप देखोगे सर? अब अगर अंबानी जी आ रहे हैं ना ऑडिट करने, सबसे पहले मैं अंबानी जी की रेप्यूटेशन देखूंगा कि अंबानी जी की रेप्यूटेशन कैसी है, मतलब बिजनेस ओनर की, बिजनेस उसकी ओनर की रेप्यूटेशन कैसी है, क्लाइंट प्रिंसिपल ओनर की। अंबानी जी की रेप्यूटेशन कैसी है, वो धंधा कौन सा करते, कि मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करते। अंबानी जी की रेप्यूटेशन कैसी है, वो धंधा कौन सा करते, कि मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करते। अंबानी जी की रेप्यूटेशन कैसी है, वो धंधा कौन सा करते, कि मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करते। तो बिजनेस रेप्यूटेशन ऑफ क्लाइंट, केएमपी वगैरह ये सब मैं देखूंगा। वो धंधा कौन सा करते हैं, मतलब नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन, वो धंधा कौन सा करते हैं, कहीं वो मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करते। क्लाइंट माइट भी इन्वॉल्व इन द मनी लॉन्ड्रिंग और अदर क्रिमिनल एक्टिविटी, तो कहीं वो मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करते। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि भाई क्लाइंट कौन सा है, मतलब क्लाइंट की रेपुटेशन कैसी है, वो धंधा कौन सा करता है, कि मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करते। मुझे देखना पड़ेगा कि भाई क्लाइंट की रेपुटेशन कैसी है, कहीं वो धंधा कौन सा करते हैं, कि मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करते। क्लाइंट की रेपुटेशन कैसी है, वो धंधा कौन सा करते हैं, कहीं वो मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करते। तो बिजनेस रेपुटेशन ऑफ केएमपी क्लाइंट वगैरह, नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में तो इन्वॉल्व नहीं, ठीक बात है। तो ये तीनों पॉइंट हो गए क्लाइंट के, तीनों पॉइंट हो गए क्लाइंट के, अंबानी जी के। अब 3 पॉइंट में मेरी फर्म के रिलेटेड देखूंगा, 3 पॉइंट में मेरी फर्म के रिलेटेड क्या, कि भाई वो क्या मेरी फर्म की फीस को बिल्कुल कम, एज लो एज पॉसिबल रख रहे हैं, क्या वो मेरे पे इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑफ स्कोप ऑफ वर्क लगा रहे हैं, कि मेरे को काम ही नहीं करने दे रहे, स्कोप पर लिमिटेशन लगा रहे हैं। और पिछली वाली फर्म को क्यों निकाला था, उसको मतलब नॉन रीअपॉइंट क्यों करा था, उसको रीअपॉइंट वापस से क्यों नहीं करा था प्रीवियस फर्म को, वो देखूंगा। तो मतलब मेरे को फीस भी कम दे रहे, काम भी कम करने दे रही है। देखो, मेंटेन द फीस एज लो एज पॉसिबल, फीस भी कम दे रहे, काम भी कम करने दे रहे, फीस भी कम दे रहे, काम भी कम करने दे रहे। कुछ बोल रहे तो मुझे बोल रहे निकाल दूंगा, कुछ भी मैं बोल रहा हूं तो बोल रहे निकाल दूंगा, कि उन्होंने पिछली वाली फर्म को निकाल दिया था, पिछली वाली फर्म को निकाल दिया। तो ये 3 पॉइंट तो क्लाइंट के हो गए, 3 पॉइंट अपनी फर्म के हो गए। ऐसे याद रखो कि ऊपर 3 वाले कौन से थे, उसकी रेपुटेशन कैसी है, बिजनेस कौन सा करता है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करता। फिर मेरे को फीस भी कम कर दे रहे, काम भी कम करने दे रहे, और नॉन रीअपॉइंटमेंट वाली धमकी भी दे रहे, पिछली फर्म को भी निकाल दिया था। और बाकी ये ठीक है, एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना है, अभी ये सब इतना पढ़ो मत, 6 पॉइंट वैसे भी हो गए, ठीक है सर। अब सर एक और देखना पड़ेगा कि भाई मेरे पास भी कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज वगैरह है ना ऑडिट करने के लिए। तो भाई अब आप कैसे देखोगे कि आपके पास भी कैपेबिलिटी, कंपिटेंसी, टाइम एंड रिसोर्सेज ऑडिट करने के लिए आपके पास, तो भाई आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा, देखो क्वेश्चन से आंसर बन जाएगा, क्वेश्चन से आंसर बन जाएगा। रिसोर्सेज देखो, रिसोर्सेज क्या होते हैं सर, सीए फर्म के रिसोर्सेज मतलब होते हैं उसके पास जो एम्प्लॉइज है, जो एक्सपर्ट है, उसके पास जो एम्प्लॉइज और जो एक्सपर्ट है वही तो उसके रिसोर्सेज है। हाँ सर वही।
तो आपको देखना है कि भाई ये देखो रिसोर्सेज से 2 पॉइंट ये वाले बना लो, ये पॉइंट बना लो। इफ द फर्म हैज ए सफिशिएंट पर्सोनल विद द कैपेबिलिटी एंड कैपिटेंसी, विद द कैपेबिलिटी एंड कैपिटेंसी, तो भाई जो फर्म के पास रिसोर्सेज है वो भी कैपेबल कंपिटेंट है, कैपेबल कंपिटेंट है, तो वो ये कुल मिला के आपके पास रिसोर्सेज है ना जो कंपिटेंट कैपेबल हो। हाँ सर वो हो गया। साथ में आपके पास एक्सपर्ट भी अवेलेबल है ना, अगर आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़े, हाँ वो भी हो गया। तो ये पॉइंट हो गए रिसोर्सेज वाले। ये 2 पॉइंट किसके हो गए सर? सर ये 2 पॉइंट हो गए रिसोर्सेज वाले, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है रिसोर्सेज 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 रिसोर्सेज, ये 2 पॉइंट हो गए आपके रिसोर्सेज के। फिर आप देखो टाइम, कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है ना, पता चला एक बार आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली पर टाइम ही नहीं आपके पास ऑडिट करने का, तो वेदर द फर्म वुड बी एबल टू कंप्लीट द एंगेजमेंट विद इन रिपोर्टिंग डेडलाइन, जो रिपोर्टिंग डेडलाइन है उसके पहले आप ऑडिट कर लोगे ना, तो ये वाला पॉइंट हो गया टाइम का। तो ये 2 पॉइंट हो गए सफिशिएंट पर्सनल एक्सपर्ट, तो हो गया आपके रिसोर्सेज के। ये वाला पॉइंट हो गया आपका रिपोर्टिंग डेडलाइन टाइम का हो गया। फिर कैपेबिलिटी और कंपिटेंसी। कैपेबिलिटी कंपिटेंसी का मतलब क्या है कि भाई मेरे को नॉलेज भी एक्सपीरियंस भी है, मेरे को नॉलेज भी एक्सपीरियंस भी है, मेरे को नॉलेज भी और एक्सपीरियंस भी है इस ऑडिट का, कि जो भी रिलेवेंट इंडस्ट्री है जिसकी मेरे को ऑडिट करने जाना है मेरे को उसकी नॉलेज भी है, साथ में मेरे को एक्सपीरियंस भी है कि इसकी ऑडिट कैसे करते हैं, साथ में मेरे को एक्सपीरियंस भी इसकी ऑडिट कैसे करते हैं। ठीक बात है ना सर? बिल्कुल ठीक बात है। चलो तो ये रिसोर्सेज के 2 पॉइंट रिसोर्सेज के 2 पॉइंट कर लेना, एक ये टाइम वाला हो गया और एक कंपिटेंसी कैपेबिलिटी वाला हो गया, तो नॉलेज एक्सपीरियंस। फिर इनकम टैक्स की छापा पड़ा, मतलब तो वो बंदे जिस जो क्लाइंट है उसके यहाँ पे इनकम टैक्स का छापा पड़ा, इंटीग्रिटी का इश्यू है तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इनकम टैक्स की छापा पड़ा हुआ है, जो बंदा मेरे से ऑडिट कराना है इनकम टैक्स का छापा पड़ा हुआ है, मतलब इंटीग्रिटी का इश्यू है, उसका ब्रदर कहीं ना कहीं चुनाव में खड़ा है, जो बंदा है ना प्रमोटर जिस कंपनी का मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ उसका भाई इलेक्शन में खड़ा है, तो भाई कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क होगी, मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क होती है इलेक्शन वगैरह के अंदर, मतलब फंडिंग का थ्रेट होता है, ये देखो इंटीग्रिटी इशू, फंडिंग थ्रेट। ठीक है, मेरे पास एक एक्सपर्ट बंदा था, मेरी फर्म में एक एक्सपर्ट बंदा था इसकी ऑडिट करने के लिए, वो बंदा छोड़ के चले गया, जो क्लाइंट की ऑडिट करता था ना मेरी फर्म में जो बंदा था जो उसकी ऑडिट करता था वो छोड़ के चले गया, मेरे पास एक्सपर्टाइज नहीं है, तो मेरे पास कंपिटेंसी कैपेबिलिटी भी नहीं है, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। साथ में जो बंदा छोड़ के गया है ना मेरी फर्म से, उसने पता है ज्वाइन क्या करी जॉब, उसने उस क्लाइंट के यहाँ पे जॉब ज्वाइन कर ली, मेरे यहाँ से छोड़ के गया और क्लाइंट के यहाँ पे वो अकाउंटेंट बन गया, तो भाई वापस से वो एथिकल रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंस का इशू भी आ जाएगा, इंडिपेंडेंस का इशू भी आ सकता है, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो ऑडिट करता था वो वहाँ पे चले गया। तो इंटीग्रिटी कंपिटेंसी कैपेबिलिटी लिख देना, ऐसे 220 में इंडिपेंडेंस का इशू हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी में फंडिंग का इशू हो सकता है, इनकम टैक्स का छापा पड़ा है तो रोमम और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ टैक्स लायबिलिटी का इशू है, लैक ऑफ कंपिटेंसी क्योंकि बंदा छोड़ के चले गया और वो बंदा सामने वाली फर्म को ज्वाइन करा तो इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी इशू है। मैं अभी कोई नया ऑडिटर अपॉइंट हूँ, मैं किसी कंपनी में नया ऑडिटर अपॉइंट हूँ सीए राशि पर, पता है पुराना वाला जो ऑडिटर था वो बिग फोर थी और वो छोड़ के चले गई। पुराना ऑडिटर क्यों छोड़ के गया था? क्योंकि उन पर लिमिटेशन ऑफ वर्क डाला था, उनको काम पूरा नहीं करने दे रहे थे, तो भाई इंटीग्रिटी का इशू है, कहने कहीं पे उनको काम नहीं करने दे रहे थे, वो एक मेजर इशू है। साथ में मैं जो सीए राशि हूँ मेरे पे लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन फार्मा, मेरे को एक्सपीरियंस ही नहीं, मतलब मैं कंपिटेंट कैपेबल हुई नहीं भाई, तो नहीं कर सकता। अब वो प्रेशर भी दे रहे टाइम पे ऑडिट कंप्लीट करने का, तो भाई पहले तो मेरे को कंपिटेंट कैपेबल नहीं हूं, मुझे ऑडिट करना नहीं आती, ऊपर से तुम टाइम कंस्टेंट और लगा रहे हो, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, तो भाई क्वालिटी का इशू है, कुल मिला के क्वालिटी का इशू है, मुझे ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। तो ओवरऑल ये यहाँ पे वो यही बोल रहा है कि भाई आपको इंटीग्रिटी कंपिटेंसी कैपेबिलिटी देखनी चाहिए, अगर आपने फिर भी ऑडिट एक्सेप्ट करी तो एसक्यूसी 220 का वायलेशन हो जाएगा, तो आपको देखना चाहिए कैपेबिलिटी आप में नहीं है, पुराना वाला बंदा क्यों छोड़ के गया, उसका रीजन क्या था, ईक्यूसीआर अपॉइंट हुआ या नहीं हुआ, ईक्यूसीआर पे आप देख लेंगे। ठीक है, फिर पॉइंट आता है सर अपना ह्यूमन रिसोर्सेज वाला। ये ह्यूमन रिसोर्स का पॉइंट क्या आता है कि भाई मेरी सीए फर्म है तो मेरी सीए फर्म के अंदर बहुत सारी ह्यूमन रिसोर्स है, उनके लिए मुझे पॉलिसी प्रोसीजर बना के रखने पड़ेंगे, तो मेरे पास जो भी एम्प्लॉइज वगैरह मेरे पास जो भी एम्प्लॉइज वगैरह मुझे देखने पड़ेंगे कि उनके पास कंपिटेंसी कैपेबिलिटी कमिटमेंट है ना। पता चला मेरे यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो मूर्ख है एक नंबर का, नहीं भाई मेरे पास जो एम्प्लॉय कंपिटेंट कैपेबल कमिटमेंट होना चाहिए, साथ में मैं जो भी रिपोर्ट इशू करूंगा इट शुड बी अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। मेरे को पॉलिसी प्रोसीजर भी बनानी है कि मेरे एम्प्लॉइज को अगर कोई भी इशू है, एचआर का इशू कैसे सॉल्व होगा, उनको कंपनसेशन कैसे दूंगा, सैलरी वगैरह कैसे दूंगा, उनकी ट्रेनिंग करानी है टाइम टू टाइम, ये भी मुझे कराना है। ठीक बात है सर। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है सर? ये फाइनली कि आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है कि अच्छे से अच्छा ह्यूमन रिसोर्स हो, वो एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पॉलिसी प्रोसीजर मुझे क्या बनाने हैं भाई ह्यूमन रिसोर्स के लिए? मुझे देखो पॉलिसी प्रोसीजर क्या बनाने, मेरे को रिलायंस की ऑडिट करने जाना है, रिलायंस की ऑडिट करने जाना है, तो रिलायंस की ऑडिट में मैं जो भी पार्टनर अपॉइंट करूंगा उसको क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर लेट से पप्पू, मैं उसका नाम दे देता हूं पप्पू। पप्पू रिलायंस की ऑडिट करने जा रहा है, तो मेरे जो रिलायंस है ना, रिलायंस वाले बंदों को भी बता दूंगा कि पप्पू की क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिलायंस को भी बता दूंगा कि पप्पू की क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पप्पू को खुद को भी बता दूंगा, पप्पू को खुद को भी बता दूंगा कि तेरी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो सामने वाली कंपनी को भी बता दूंगा कि एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एंगेजमेंट पार्टनर को खुद को भी बता दूंगा कि तेरी क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों को मैंने बता दिया। और साथ में भाई ये बोल रहा है कि जो भी एंगेजमेंट पार्टनर है वो कंपिटेंस कैपेबल होना चाहिए, कंपिटेंट कैपेबल होना चाहिए।
ठीक है सर। तो देखो 2 पॉइंट तो क्या है सर, सबसे पहले मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी एंगेजमेंट पार्टनर को, किसको, उस खुद को पार्टनर को ही बता दी, डिफाइंड एंड कम्युनिकेटेड टू दैट पार्टनर, उस पार्टनर को बता दी तेरी क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ में मैंने केएमपी क्लाइंट मतलब क्लाइंट टीसीडब्ल्यूजी को भी बता दिया कि तेरी क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भाई मैंने खुद की भी उस बंदे को भी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी कि उसकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एंगेजमेंट पार्टनर को भी बता दी कि उसकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब साथ के अंदर भाई जो एंगेजमेंट पार्टनर होना चाहिए वो कंपिटेंट कैपेबल होना चाहिए, जो एंगेजमेंट पार्टनर है शुड बी कंपिटेंट कैपेबल होना चाहिए, कंपिटेंट कैपेबल होना चाहिए। ठीक बात है। तो अब ये यही बोल रहा है कि लास्ट 7 साल से मैं ऑडिट कर रहा हूं, अब वहां पे क्लाइंट के साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, तो मेरा क्लाइंट बोल रहा है कि यार इस एंगेजमेंट पार्टनर को चेंज मत करो, इस एंगेजमेंट पार्टनर को चेंज मत करो, अभी जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसी को रहने दो। तो क्या होगा, रोटेशन मत करो पार्टनर का। देखो 7 साल हो गए लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कर रहे, तो अपन ने ये पढ़ा था पूरा का पूरा ये चेप देना कि भाई फैमिलिटी थ्रेट होता है, नेचर ऑफ एंगेजमेंट लेंथ तो सर इस पर डिपेंड करता है, या तो उसको रोटेट करना पड़ेगा, क्वालिटी कंट्रोल लगाना पड़ेगा, 7 साल से ज्यादा ऑडिट नहीं कर सकता, वो पढ़ा था वो लिख देना। ठीक है सर, एक तो ये लिख दिया, और ये बोल रहा है कि यहाँ पे पॉलिसी प्रोसीजर क्या होनी चाहिए एंगेजमेंट पार्टनर के लिए, तो ये वाला भी लिख देना। ठीक है सर। अब सर इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, अब आया अपना 5वां वाला एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस मतलब कि जो आप एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो, आप जो ऑडिट कर रहे हो, ओवरऑल एंगेजमेंट परफॉर्मेंस बस यही बोलता है कि आप जो भी एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो ना, एंगेजमेंट मतलब कोई भी असाइनमेंट कर रहे हो, ऑडिट रिव्यू या कुछ भी कर रहे हो, तो एंगेजमेंट परफॉर्म करते वक्त आपको क्वालिटी रखनी है, बस ये बोलता है। जैसे आपको डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू भी करना है कि कोई भी आपका काम कर रहा है, कोई आपके नीचे बहुत सारे बंदे कोई भी काम कर रहे हो, उनको डायरेक्ट करो, सुपरवाइज करो, रिव्यू करो, ये सब। पहला पॉइंट बोलता है ये कंसल्टेशन, कि भाई आप जब ऑडिट करने जा रहे हो, रिव्यू करने जा रहे हो, कुछ भी काम करने जा रहे हो, तो यार ऐसा तो नहीं कि आपको सब कुछ आता होगा कि आप ही भगवान हो, आपको नीचे भगवान है, ऐसा तो नहीं होता ना यार। बहुत चीजें जो आपको नहीं आती, तो कभी भी डिफिकल्ट या कंटेंटियस मैटर आपको अगर मिल जाए ना, तो सिंपल सी बात है उस डिफिकल्ट कंटेंटियस मैटर के लिए आपको ना किसी दूसरे बंदे से आपको कंसल्टेशन ले लेनी है, जहां पे आपको खुद को कोई भी इशू आ रहा है, तो आपको डिस्कशन करना है एक अप्रोप्रिएट लेवल पे। अब चाहे तो आप वो विथ इन और आउटसाइड द फर्म, मतलब आप चाहे तो फर्म के अंदर ही अगर वो एक्सपर्टाइज बंदा है, कोई भी बंदा, लेट्स से मैं टैक्स के मैटर में उलझ गया कि यार इनकम टैक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मुझे नहीं आ रहा, तो वो जो स्पेशलाइज बंदा है ना, स्पेशलाइज जिसकी एक्सपर्टाइज हो टैक्सेशन में, अब वो चाहे तो मेरी फर्म के अंदर ही कोई स्पेशल टैक्स की टीम है उससे, या अगर मेरी फर्म में स्पेशल टैक्स की टीम नहीं है, तो मैं फर्म के बाहर, मेरी फर्म के बाहर किसी से मैं आउटसाइड कंसल्टेशन ले सकता हूं भाई, सिंपल सी बात है। और जो भी आप कंसल्टेशन लोगे ना, उस कंसल्टेशन जो भी आपने ली, किससे पूछताछ करी, तो फाइनली उसने जो भी आपको बोला, जो भी पूरा मैटर है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन रखना, इंक्लूडिंग जो भी उसने कंसल्टेशन आपको दी है, उस कंक्लूजन को आपको इंप्लीमेंट भी करना, मतलब उसने जो बोला है उसको इंप्लीमेंट भी करना। तो जो भी आपने कंसल्टेशन ली, जो भी उसका आउटकम है, उसको डॉक्यूमेंट भी कर लो और उसको इंप्लीमेंट भी कर दो। ठीक है, फिर पॉइंट आता है सर EQCR का। EQCR का मैंने कैसे समझाया था, देखो एक इंसान था पप्पू था अपना एंगेजमेंट पार्टनर जो ऑडिट कर रहा था। अब भाई पप्पू काम सही से करेगा नहीं करेगा, बहुत बड़ी दिक्कत है, तो इसीलिए क्या करते हैं अपन ना, ये तो था पप्पू अपना एंगेजमेंट पार्टनर, अपन एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर एक EQCR अपॉइंट कर लेते हैं, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। एक तरह का ये रिव्यूअर होता है, जैसे मैंने एग्जांपल क्लास में दिया था, पप्पू है, पप्पू के ऊपर अपन ने राम जी को अपॉइंट कर दिया EQCR की, भाई ये EQCR है, तो ये पप्पू कौन है, एंगेजमेंट पार्टनर, ये कौन है, राम जी। तो पप्पू जो भी पप्पू रिलायंस की ऑडिट कर रहा है, तो पप्पू तो रिलायंस की ऑडिट करेगा, राम जी EQCR, वो देखेंगे कि पप्पू ने जो भी काम करा है वो सही से करा है नहीं करा, उसके काम को रिव्यू करेंगे, पप्पू ने जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए उसका काम करते हुए, पप्पू ऑडिट करते हुए बहुत सारे जजमेंट लेता है, तो पप्पू ने जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए, राम जी उसको एक बार चेक करेंगे कि ये पप्पू ने जो भी जजमेंट लिए, जो भी काम कराए सही से कराया या नहीं करा है, वो देखेंगे। अब ये देखो इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, EQCR कहां पे चाहिए होता है। अगर आप लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कर रहे हो तो EQCR रखना मैंडेटरी, मतलब राम जी को अपॉइंट करना मैंडेटरी है भाई, अगर आप लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कर रहे हो। पर अगर आप लिस्टेड कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी की ऑडिट कर रहे हो तो जरूरी नहीं होता, फिर फर्म अपना अपना क्राइटेरिया डेवलप कर लेगी कि वो किस टाइम पे EQCR को अपॉइंट करेगी नहीं करेगी। लेट्स से अनलिस्टेड बड़ी कंपनी तो कर लेगी, प्राइवेट कंपनी में नहीं करेगी, वो फर्म की पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि EQCR राम जी को अपॉइंट करना है नहीं करना किसी भी ऑडिट पे। पर लिस्टेड कंपनी है तो रिव्यूअर का अपॉइंट होना मैंडेटरी होता है। अबाउट वही होता है कि भाई वो सिग्निफिकेंट जजमेंट को इवेल्युएट करते हैं EQCR कि भाई जो भी पप्पू ने सिग्निफिकेंट जजमेंट लिया रिव्यू करेंगे। और एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई EQCR का रिव्यू, जब तक EQCR अपना रिव्यू कंप्लीट ना कर ले, तब तक आप ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, डू नॉट इशू द ऑडिट रिपोर्ट बिफोर EQCR रिव्यू। और ऐसा नहीं हो सकता कि भाई राम जी ने रिव्यू कर लिया तो पप्पू की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई, नहीं, इट विल नॉट रिड्यूस द एंगेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर। फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमेशा एंगेजमेंट पार्टनर की रहने वाली है। ठीक बात है। EQCR कौन होता है सर, वो ICAI का
बंदा होना, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। अब वो या तो अपना पार्टनर भी हो सकता है, या एम्प्लॉय भी हो सकता है, या कोई दूसरी फर्म का बाहर का बंदा भी हो सकता है, पार्टनर एम्प्लॉय बाहर का बंदा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बट भाई जो भी EQCR होना चाहिए वो एक एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस बंदा। भाई वो रिव्यू करने आ रहा है किसी के काम को, तो खुद को भी तो कुछ आना चाहिए, खुद को भी तो कुछ आना चाहिए, तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। EQCR ऑब्जेक्टिविटी, बस ये बोलता है कि भाई EQCR को अपनी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रखनी है, कहीं भी इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। तो भाई इसीलिए बोलता है कि कभी भी अगर इंगेजमेंट पार्टनर को, पप्पू को अगर कुछ नहीं आ रहा, तो क्या पप्पू राम जी से कंसल्ट कर सकता है क्या, कि पप्पू ऑडिट कर रहा है, पप्पू ऑडिट कर रहा है और पप्पू कहीं पे फंस गया कि यार मेरे को ये वाला ट्रीटमेंट सही से नहीं आ रहा, टैक्स का, GST का, मैं क्या करूं, तो क्या वो राम जी से कॉम्प्रोमाइज, राम जी से कंसल्टेशन कर सकता है? देखो वो कर सकता है, पर एक बात का ध्यान रखना कि इससे राम जी की ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, वरना बाद में आप बोलोगे कि राम जी ने ही तो ये चीज बोली थी कि मेरे को ऐसा ट्रीटमेंट करना है, राम जी ने ही तो ऐसा बोला था। ठीक है ना, वो हो सकता है गलत हो भाई, हो सकता है गलत हो। तो अगर राम जी खुद से अगर आपको ज्यादा चीजें बताएंगे ना, तो राम जी उसको रिव्यू कैसे करेंगे? अगर राम जी खुद ही बता रहे कि ऐसा ऐसा कर, फिर राम जी क्या ही रिव्यू करेंगे उसको? ठीक है ना, तो बस वो सेम चीज है कि आप कंसल्ट कर सकते हो, बट वो ये कि कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए ऑब्जेक्टिविटी। और भाई वो ये कि राम जी की ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, ये पप्पू भी ध्यान रखेगा और राम जी खुद भी ध्यान रखेंगे, मतलब EQCR खुद भी ध्यान रखेगा, एंगेजमेंट पार्टनर भी ध्यान रखेगा। वो तो जनरली कंसल्टेशन कर सकता है बस, पर अगर सिग्निफिकेंट कंसल्टेशन हो कि पप्पू को कुछ नहीं आ रहा और वो मैटर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, तो क्या सिग्निफिकेंट मैटर के लिए राम जी से कंसल्टेशन कर सकता है? नहीं यार, अगर सिग्निफिकेंट मैटर है और जहां पे आपको लग रहा है कि यार इसकी ऑब्जेक्टिविटी राम जी की कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, तो उस केस के अंदर आप फिर कंसल्टेशन मत करो, तो फिर तो यही सही रहेगा। पर फिर भी आपको लग रहा है कि यार नहीं, कंसल्टेशन करना पड़ेगा राम जी से, मतलब कंसल्टेशन तो चाहिए, तो आप एक काम करो, अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो राम जी से ना करके, EQCR से ना करके, किसी दूसरे बंदे से कंसल्टेशन ले लो। और अगर आपको नहीं राम जी से ही कंसल्टेशन करना है, तो EQCR कोई दूसरा बंदा अपॉइंट कर लो, राम जी की जगह किसी दूसरे बंदे को EQCR ले लो और राम जी से कंसल्टेशन ले लो। तो या तो आप EQCR बदल दो, या फिर आप जिससे कंसल्टेशन कर रहे हो वो बदल दो, तो ये सिग्निफिकेंट कंसल्टेशन में। ठीक बात है सर। फिर सर आता है फाइनली मेन सबसे आता है कि यहाँ पर EQCR को ना क्या क्या, EQCR क्या क्या चीजें ध्यान रखेगा, क्या क्या चीजें इवेल्युएट करेगा ऑडिट के अंदर, EQCR क्या क्या चीजें रिव्यू करेगा ओवरऑल, ये बोल रहा है। तो EQCR क्या रिव्यू करेगा कि फर्म के बंदे इंडिपेंडेंट है या नहीं। EQCR देखेगा जो भी ऑडिट टीम के बंदे थे वो इंडिपेंडेंट थे नहीं थे, सिग्निफिकेंट रिस्क जो भी मिली और उसको रिस्पॉन्स कैसे दिया, कि भाई ऑडिट करते वक्त जो पूरी की पूरी टीम ऑडिट कर रही थी, तो उनको बहुत जगह सिग्निफिकेंट रिस्क मिली होगी, तो सिग्निफिकेंट रिस्क को उन्होंने कैसे रिस्पॉन्स दिया है पप्पू ने और उसकी टीम ने, एंगेजमेंट पार्टनर्स की टीम ने। जो भी जजमेंट आए वो जजमेंट को रिव्यू करेगा कि भाई पप्पू ने कौन कौन से जजमेंट लिए थे। कंसल्टेशन भी देखेगा भाई, वेदर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज बीन टेकन प्लेस, कि भाई जहां जहां पे पप्पू को लगा कि यार कोई भारी मैटर है, तो वो EQCR देखेगा कि एंगेजमेंट पार्टनर ने जहां जहां पे कंसल्टेशन लेने की रिक्वायरमेंट थी वहां पे कंसल्टेशन ले लिए या नहीं ले लिए हैं। साथ में अगर पप्पू को, मतलब एंगेजमेंट पार्टनर को कोई भी मिस स्टेटमेंट मिला, तो वो मिस स्टेटमेंट करेक्ट कर दिया या अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है वो भी देखेगा। और साथ में वो ये भी देखेगा कि एंगेजमेंट पार्टनर ने जो भी मैटर TCWG को कम्युनिकेट करने थे वो मैटर TCWG को कम्युनिकेट कर दिए या नहीं कर दिए हैं। वर्किंग पेपर भी देखेगा भाई कि एंगेजमेंट पार्टनर ने वर्किंग पेपर सही से मेंटेन करे नहीं करे, उस वर्किंग पेपर के अंदर सिग्निफिकेंट जजमेंट जो भी उसने लिए, कंक्लूजन जो भी लिया, सब कुछ है या नहीं, ये भी देखेगा। जो भी एंगेजमेंट पार्टनर ने रिपोर्ट इशू करी, पप्पू ने जो भी रिपोर्ट इशू करी, रिपोर्ट बिल्कुल सही है या नहीं, तो ये सारे मैटर चेक करेगा कि टीम इंडिपेंडेंट है, सिग्निफिकेंट रिस्क क्या क्या मिली, जजमेंट क्या क्या लिया, कंसल्टेशन, रिपोर्ट, वर्किंग पेपर, सब कुछ। ठीक है ना, वो सारे मैटर देखेगा। अब उसको याद कैसे करना है, देखो मैं याद करने की ट्रिक दी थी कि भाई देखो मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, तो उसके बाद भी अगर मुझे कोई सिग्निफिकेंट रिस्क मिली, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं बोल रहा हूं कि भाई देखो मैं एंगेजमेंट पार्टनर हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, उसके बाद भी अगर मुझे कोई रिस्क मिली, अगर उसके बाद भी मुझे कोई सिग्निफिकेंट रिस्क मिली, तो मैंने खुद का जजमेंट भी लगा लिया, तो मैंने खुद का जजमेंट भी लगा लिया और साथ में कंसल्टेशन भी ले ली बाहर वालों से। मैंने खुद का जजमेंट भी लगा लिया और बाहर वालों से कंसल्टेशन भी ली। याद करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं ओवरऑल, कि देखो मैं बोल रहा हूं कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, पर फिर भी अगर मुझे कोई रिस्क मिली, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मुझे अगर कोई रिस्क मिली, तो मैंने मेरे खुद का जजमेंट भी लगा लिया और बाहर वालों से कंसल्टेशन भी ले ली। मैंने मेरे खुद का जजमेंट भी लगा लिया, बाहर वालों से कंसल्टेशन भी ले ली। ठीक बात है। और उसके बाद भी अगर कोई मिस स्टेटमेंट हो गई, अगर उसके बाद भी कोई गलती हो ही गई, अगर उसके बाद भी यार कोई गलती हो गई, मिस स्टेटमेंट हो गई, तो अगर उसके बाद भी कोई मिस स्टेटमेंट हुई, तो भाई मैंने एक तो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दिया, कोई भी गलती हुई तो मैंने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दिया। दूसरा, मैंने उसे वर्किंग पेपर में डाल के रिपोर्ट कर लिया। कोई भी गलती हुई, कोई भी गलती मिली, तो मैं क्या करूंगा, मैंने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट भी कर दिया और उसे मैंने मेरे वर्किंग पेपर में डाल दिया, उसे मैंने मेरे वर्किंग पेपर में डाल दिया और फाइनली रिपोर्ट इशू कर दी, फाइनली
रिपोर्ट इशू कर दी, फाइनली रिपोर्ट इशू कर दी। ठीक है, तो भाई इसको याद कैसे करना है सर? देखो मैं इंडिपेंडेंट हूं, तो मुझे जो भी रिस्क मिली, तो ये देखो मैं इंडिपेंडेंट हूं, मुझे जो भी रिस्क मिली, तो मैंने रिस्क मिली तो मैंने क्या करा, खुद का जजमेंट भी ले लिया, बाहर वालों से कंसल्टेशन भी ले ली, खुद का जजमेंट भी ले लिया, बाहर वालों से कंसल्टेशन ले ली, खुद का जजमेंट भी ले लिया, बाहर वालों से कंसल्टेशन ले ली। मैं इंडिपेंडेंट हूं, मुझे कोई भी रिस्क मिली, मुझे अगर कोई भी रिस्क मिली तो मैंने खुद का जजमेंट लगा लिया, बाहर से कंसल्टेशन भी ले ली। अगर उसके बाद भी कोई मिस स्टेटमेंट बच गया, याद करने की ट्रिक है, लिंक करा रहा हूं, उसके बाद भी कोई मिस स्टेटमेंट बच गया तो मैंने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दिया, ये रहा मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दिया और वर्किंग पेपर में डाल के रिपोर्ट इशू कर दी, वर्किंग पेपर में डाल के रिपोर्ट इशू कर दी। तो मैंने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दिया, वर्किंग पेपर में डाल के रिपोर्ट इशू कर दी। ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है ना? ये देखो, तो ये देखो, अगर EQCR खुद इंगेज, एमसीक्यू है, अगर EQCR की राम जी कौन होंगे, EQCR कौन सा बंदा होगा, वो इंगेजमेंट पार्टनर खुद से सेलेक्ट कर रहा है, कि मेरा ये EQCR होगा, और EQCR सारे के सारे डिसीजन ले रहा है इंगेजमेंट टीम के कि कौन होगा, कैसे होगा, कैसे कैसे ऑडिट होनी चाहिए, तो भाई उसकी ऑब्जेक्टिविटी फिर मेंटेन नहीं हो सकती, उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मतलब कभी भी कहीं पे भी आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कहीं पे भी हो, कि हो सकता है कि आपकी इंगेजमेंट टीम कुछ और बोल रही है, आपका पार्टनर कुछ और बोल रहा है, इंगेजमेंट पार्टनर कुछ और बोल रहा है, इंगेजमेंट टीम कुछ और बोल रही है, या फिर हो सकता है कि आपने जिससे कंसल्टेशन ली, जो बंदे से कंसल्टेशन ली वो कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और बोल रहे हो, या हो सकता है कि EQCR कुछ और बोल रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर कुछ और बोल रहा है, कि मैं कुछ और बोल रहा हूं, पप्पू और राम जी कुछ और बोल रहा है। तो कभी भी अगर आपके कहीं पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, तो जब तक वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका रिजोल्व नहीं हो जाए तब तक आपको रिपोर्ट इशू नहीं करनी। रिपोर्ट शुड ओनली बी इशूड आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ सच डिफरेंस, कि जब तक आपका डिफरेंस रिजोल्व नहीं हो जाए आपको रिपोर्ट इशू नहीं करनी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर कभी ऐसा हो कि EQCR आपको कुछ कह रहा है, EQCR ने आपको कोई बात बोली कि यार ऐसा कर, EQCR ने एंगेजमेंट पार्टनर को बोला कि ऐसा कर, पर आप एंगेजमेंट पार्टनर आप उससे डिसएग्री हो कि नहीं यार तू गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, तो कभी भी अगर आप EQCR एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, EQCR की बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एंगेजमेंट पार्टनर, तो वो उस मैटर को आपको रिजोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रिपोर्ट इशू करोगे। सो मैटर शुड बी रिजोल्व टू द रिव्यूअर सेटिस्फैक्शन, कि मैटर आपको रिजोल्व करना पड़ेगा जिससे EQCR भी सेटिस्फाई हो जाए। तो मैटर आपको पहले रिजोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रिपोर्ट इशू करोगे। और मैटर कैसे रिजोल्व करना है, तो भाई मैटर कैसे रिजोल्व करना है वो आप, हर एक फर्म अपनी अपनी पॉलिसी प्रोसीजर बना के रखती है, कि कभी भी इनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए तो हम मैटर कैसे रिजोल्व करेंगे। एग्जांपल, हम किसी दूसरे बंदे से कंसल्टेशन ले लेंगे, अगर दो जने कहीं पे उलझ गए तो तीसरे बंदे से कंसल्टेशन ले लेंगे। वो एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, तो भाई एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन के लिए बोला, देखो दो चीज होती है, एक तो होती है एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, एक होती है फाइल, एक होती है ऑडिट फाइल। जैसे मैं ऑडिट की बात करता हूं, एक होती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एक होती है ऑडिट फाइल। ऑडिट के जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो आपको टाइमली बेसिस पे बनाने होती है, मैंने आपको बताया था ऑडिट के जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। पर ऑडिट फाइल, मैं ऑडिट फाइल की बात कर रहा हूं, ऑडिट फाइल कब बनानी होती है, जैसे ही आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू करी उसके विद इन 60 डेज, जैसे ही आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू करी, तो ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के 60 दिन के अंदर आपको ऑडिट फाइल बना लेनी है। ठीक बात है सर। तो फाइल शुड बी कंप्लीटेड नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो 60 दिन के अंदर आपको ऑडिट फाइल बना लेनी है। ठीक बात है। और सर पॉलिसी, और सर ये तो ऑडिट की मैं बात कर रहा हूं, ऑडिट की भाई, तो ऑडिट फाइल सर ऑडिट रिपोर्ट इशू के बाद बनानी है, पहले नहीं बनानी। उसके बाद मतलब पहले भी बना नहीं सकते, क्योंकि जब तक पूरी ऑडिट कंप्लीट नहीं होगी आप बना ही नहीं पाओगे। तो ऑडिट रिपोर्ट इशू के बाद 60 दिन के अंदर बनानी है। पर ऑडिट फाइल के अलावा अगर कोई दूसरी फाइल बनानी है तो सर दूसरी फाइल के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं बोली, उन्होंने बोला टाइमली बेसिस पे आप बना लेना। अगर ऑडिट फाइल के अलावा कोई भी रिव्यू की फाइल है या फिर कोई सी भी फाइल है तो उसको आप टाइमली बेसिस पे बना लेना आफ्टर द एंगेजमेंट रिपोर्ट इशू होने के बाद। ठीक बात है सर। कभी आप दो रिपोर्ट इशू कर रहे हो, दो रिपोर्ट क्या होता है सर कभी भी आपने एक ही क्लाइंट के, लेट्स से मैं रिलायंस की कोई सब्सिडरी है जियो, मैं जियो की ऑडिट कर रहा हूं, उसकी कोई सब्सिडरी की, तो इसके लिए हो सकता है मैंने दो रिपोर्ट इशू कर दी, एक तो मैंने जियो की जो खुद की ऑडिट कर रहा हूं वो वाली, और एक CFS के लिए भी मेरे को किसी को रिपोर्ट देनी थी, CFS के लिए रिपोर्ट देनी थी, तो इसकी दो ऑडिट रिपोर्ट कुल मिला के मैंने इशू करी ओवरऑल। देखो, तो अगर आप दो ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हो तो उसकी क्या टाइमिंग होगी फिर ऑडिट फाइल बनाने की, तो देखो दोनों रिपोर्ट को आप अलग अलग ऑडिट एंगेजमेंट मानो, अलग अलग सेपरेट, और दोनों के लिए 60 डेज की सेपरेट लिमिट लग जाएगी, कि इसकी डेट जो भी है वहां से 60 डेज, इसकी डेट जो भी है ये ऑडिट रिपोर्ट जब भी इशू करी वहां से 60 डेज, तो दोनों को सेपरेट असाइनमेंट मांगो। अब आपको कब तक रिटेन करके रखनी है जो भी आपके ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन। देखो अगर ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन है तो आपको 7 साल तक मिनिमम रखने ही रखने, 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जब से आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू करी उस दिन से, या फिर ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट उस दिन से, विच एवर इज लेटर। पहले आप लेटर निकालो कि जिस भी दिन आपने ऑडिट रिपोर्ट आपकी कंपनी की इशू करी, या फिर जो ग्रुप ऑडिट की रिपोर्ट है वो इशू हुई है, तो खुद की ऑडिट रिपोर्ट या फिर ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट जो भी
विच विल लेटर, जो भी बाद में हुई है वहां से आप 7 साल देख लेना, ठीक बात है। तो ये तो है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अलावा दूसरी अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन है जैसे रिव्यू के या नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट, तो उसमें बोलते हैं कि बस सफिशिएंट टाइम तक आप रख लेना, सफिशिएंट टाइम तक, जो भी आपकी फर्म की क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसी बोलती है, लो रेगुलेशन बोलता है, वहां पे 7-8 साल का कोई टाइम लिमिट देती है। फिर आप जो भी ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन रखते हो वो सेफ्टी रखना है, वो मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन है कॉन्फिडेंशियल रखना, सेफ कस्टडी में रखना, सेफ्टी से रखना। फिर आईएआर मैंने बोला था, आईएआर क्या होता है, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रखना, एक्सेसिबल होने चाहिए कि कभी भी आप जब चाहो एक्सेस कर सको, रिट्रीवेबल, कभी डिलीट हो गए तो रिट्राइव कर सको। और ये प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर होते हैं, ये अपनी बात हो गई थी कि कभी भी कोई भी अपन से ऑडिट फाइल, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मांगे तो अपन मना कर सकते हैं, दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, ये ऑडिटर की प्रॉपर्टी है। क्लाइंट मेरे से कभी मांगेगा तो मैं मना कर सकता हूं, पर अगर मेरी इच्छा हुई, मैं एट माय डिस्क्रिप्शन, मेरी इच्छा हुई तो मैं कुछ पोर्शन थोड़े से ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन निकाल के क्लाइंट या किसी को भी दे सकता हूं, बट प्रोवाइडेड इट शुड नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म। कि भाई अगर मैंने मेरे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन उसको शेयर कर दिया तो हो सकता है मेरी ऑडिट की इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज हो जाए, उसको पता पड़ जाएगा मैंने ऑडिट कैसे कैसे करी है, तो अगली बार वो घुमा फिरा पाएगा, मुझे घुमा देगा। EQCR को भी अपने डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रखने होते हैं, जो EQCR है ना राम जी, उनको अपने डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रखने होते हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या मेंटेन रखेंगे, वो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रखेंगे जिससे ये सारी चीजें शो हो जाए, ये सारी चीजें शो हो जाए। क्या क्या, कि भाई क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हुआ है, वो ऐसे डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे जिससे ये सारी चीजें पता पड़ जाए कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के पहले हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के पहले हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के पहले हुआ है। तो देखो कंप्लीटेड बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड, तो वो क्या क्या मेंटेन रखेंगे कि फर्म पॉलिसी दैट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हैव बीन परफॉर्म, ऑडिट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के पहले हुआ है, कंप्लीटेड बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड। और एक तीसरा मैटर कि भाई EQCR को ऐसा कोई भी अनरिजॉल्व मैटर नहीं मिला, नॉट अवेयर ऑफ एनी अनरिजॉल्व मैटर, EQCR को कोई भी ऐसा अनरिजॉल्व मैटर नहीं मिला जिससे उसको ऐसा लगे कि यार जो इंगेजमेंट पार्टनर है उसका कंक्लूजन गलत है, इंगेजमेंट पार्टनर का कंक्लूजन गलत है, उसको ऐसा कुछ भी ना लगे। ठीक बात है ना, ये वाली चीज। तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हैज बीन परफॉर्म, कंप्लीटेड बीफ को क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हुआ है, इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के पहले हुआ है, और कोई भी अनरिजॉल्व मैटर उसको नहीं पता है जिससे उससे ऐसा लगे कि इंगेजमेंट पार्टनर का कंफ्यूजन गलत है। और सर प्रोसीजर क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन का, एक ही दिया हुआ है कुल मिला के कि भाई जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन बनाते हो ना, तो इसने बोला कि आप उसको चाहे तो आप कुछ फिजिकल भी बना सकते हो, और आप फिजिकली भी बना लो, आप इलेक्ट्रॉनिक भी बना सकते हो, या मिक्स भी बना सकते हो, थोड़े बहुत फिजिकल है, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक है कंप्यूटर में। पर जो भी है, थोड़े बहुत आप फिजिकल रख रहे हो, थोड़े बहुत आप इलेक्ट्रॉनिक रख रहे हो, तो आपको एक प्रॉपर इंडेक्स बना लेना है, प्रॉपर इंडेक्स बना लेना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट तो फिजिकल है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक है, और जनरली सबको वापस आपको इलेक्ट्रॉनिक बनाना पड़ता है। फिर आपको इंडेक्स बना लेना है, क्रॉस रेफरेंस दे देना है, क्रॉस रेफरेंस भी दे देना है। इंडेक्स बना लिया मतलब आपने पूरा का पूरा इंडेक्स, इंडेक्स बनाने के बाद क्रॉस रेफरेंसिंग भी कर देना कि हाँ भाई ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यहाँ पर है, ये वाला फिजिकल डॉक्यूमेंट यहाँ पे, क्रॉस रेफरेंसिंग कर दो। और साइन ऑफ भी कर दो, साइन ऑफ मतलब फाइनल जब आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाता है तो आप साइन कर देते हो, हाँ भाई मेरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गया। तो इंडेक्सेशन, क्रॉस रेफरेंस और साइन ऑफ। तो अब ये क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिकली भी बना सकते हो, पर जो भी चीज आपके पास फिजिकल है, ये जो भी चीज आपके पास फिजिकल डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करो। बहुत नॉर्मल सी स्टेप है, कॉमन सेंस वाली। जो भी आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करो, उसको स्कैन करो, और आप उसको वहां पर चढ़ा दो, मतलब आप उसको कंप्यूटर में चढ़ा दो, मतलब जहां पे भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पड़े। तो फिजिकल डॉक्यूमेंट को स्कैन करो और उसको कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बना दो। तो आप उसको पहले स्कैन करो, स्कैन करो, ठीक है, आपने फिजिकल डॉक्यूमेंट को स्कैन करा, और फिर जिस जगह आपके बाकी के डॉक्यूमेंट पड़े, बाकी के फोल्डर पड़े, उस जगह आप उसको कॉपी पेस्ट कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो ये देखो, इंटीग्रेट कर दो स्कैन्ड कॉपी इनटू द एंगेजमेंट फाइल की, जहां पर भी मतलब कुल मिला के स्कैन्ड आपके जो भी बाकी के डॉक्यूमेंट पड़े कंप्यूटर में, उस जगह आप उसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो स्कैन करो पहले फिजिकल को, फिर इंटीग्रेट कर दो, और जब भी आपको चाहिए आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हो वापस से, रिट्राइव एंड प्रिंटेड एज नेसेसरी, रिट्राइव एंड प्रिंटेड एज नेसेसरी। बात आपके यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, चलो, तो जनरेट करो, आपको स्कैन कॉपी कुल मिला के आप स्कैन करो, कुल मिला के आप उसको स्कैन करो, इंगेजमेंट फाइल में आप उसको इंटीग्रेट कर दो, स्कैन करो, आप उसको स्कैन करो, फिर आपको कंप्यूटर फाइल में आपको इंटीग्रेट कर दो, और जब भी आपको वापस से चाहिए रिट्राइव और प्रिंट कर लो। ठीक बात है, ये बोलता है। और बाकी क्रॉस रेफरेंस, इंडेक्स एंड साइन ऑफ जो मैंने आपको बताई दिए थे। और एक जरूरी चीज होती है कि भाई कोई भी जो आपके पास ऑडिट एविडेंस होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट इंगेजमेंट टीम खुद से बनाती है वर्किंग पेपर, और कुछ डॉक्यूमेंट क्लाइंट आपको देता है। तो भाई आपको ना हमेशा आइडेंटिफाई करना चाहिए, मतलब वहां पे मार्क करके रखो कि कौन सा क्लाइंट ने दिया और कौन सा टीम ने बनाया है, बस ये बात। EQCR की ऑडिट करने से इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो जाती है। आपको हमेशा आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, ऑडिट फाइल पहले नहीं बनानी। ये इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है, जो इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल फॉर्म दोनों में रख सकते हो, वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने बोला था।
ठीक है ना, यहाँ पे कि फिजिकल फाइल को स्कैन भी नहीं करा, इलेक्ट्रॉनिक फाइल में इनकॉर्पोरेट भी नहीं करा, क्रॉस रेफरेंसिंग भी नहीं करी, तो गलत है। सेफ कस्टडी IAR वगैरह होना चाहिए, रिट्राइव एक्सेसिबिलिटी, और ऊपर जो मैंने बताया था वो आपको करना चाहिए। अगर आप उसको सही से नहीं करोगे, अगर आप उसको प्रॉपरली फिजिकल फाइल को नहीं बनाओगे, क्रॉस रेफरेंसिंग नहीं करोगे, तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा 60 डेज के अंदर फाइल असेंबल हुई नहीं हुई, वो गलत है। फिर ऊपर वाला टॉपिक पूरा बता देना। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतना डिटेल में अभी तो नहीं करा पाऊंगा, मैंने समरी कराता हूं, देखो फटाफट से। आप ऑडिट कर रहे थे, कुछ इशू मिले कि बहुत ज्यादा वेरिएशन है रेवेन्यू में, इंड AS 115 के हिसाब से कुछ रेवेन्यू बुक करती थी कंपनी, तो वहां पे रेवेन्यू में कुछ एस्केलेशन क्लेम वाला इशू है कि एस्केलेशन क्लेम से कंपनी ने वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया पर कस्टमर ने अभी तक दिया नहीं। वो बोल रहा है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि अमाउंट रिकवर हो जाएगा, मैनेजमेंट ऐसा बोल रहा है। और साथ में एंगेजमेंट टीम और पार्टनर के बीच में कंसल्टेशन का मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो उन्होंने एक्सटर्नल कंसल्टेशन ली पर मैटर को डॉक्यूमेंट नहीं करा, तो भाई मैटर को डॉक्यूमेंट करना चाहिए था कंसल्टेशन लेने के बाद। EQCR है, उसने केवल EQCR ने केवल समरी लेवल पे चीजें ऊपर ऊपर से देखी, डिटेल में चीजें नहीं देखी, तो गलत है। उसको डिटेल इवेल्यूएशन करना चाहिए था जजमेंट का, उसने नहीं करा है। साथ में EQCR ने ना अपने डॉक्यूमेंटेशन भी वेरीफाई, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं बनाई, EQCR को डॉक्यूमेंटेशन भी बनाना चाहिए था। EQCR ने ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई, EQCR के पहले ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई। तो ये बोल रहा है कि एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का एक पॉइंट लिख दिया कि भाई कभी भी हाई रिस्क एरिया जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन को तो एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होने चाहिए थे। कंसल्टेशन अगर आप कुछ भी ले रहे हो तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। EQCR बिल्कुल एडिक्वेट तरह से सिग्निफिकेंट जजमेंट को रिव्यू करेगा और कभी भी ऑडिट रिपोर्ट उसके पहले इशू नहीं हो सकती है। और फाइनल कंक्लूजन वही कि भाई नॉन कंप्लायंस करा है, कुल मिला के तुमने बहुत सी चीजों का रोल हुई है। फिर सर एक अपना पॉइंट आता है फाइनल इसका SQC का, मॉनिटरिंग आता है कि भाई जो भी आपने जो भी पॉलिसी प्रोसीजर बना ली, ऊपर अपन ने इतनी सारी पॉलिसी प्रोसीजर पढ़ी क्वालिटी कंट्रोल की, तो आपने पॉलिसी प्रोसीजर बना तो ली, अब आपको उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, आपको उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि भाई साहब ये क्वालिटी कंट्रोल की जो आपने पॉलिसी प्रोसीजर बनाए हैं, मतलब वो इफेक्टिवली चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे, वेदर इफ दे आर इफेक्टिवली ऑपरेटिंग और नॉट, वेदर दे आर इफेक्टिवली ऑपरेटिंग और नॉट। तो पॉलिसी प्रोसीजर रिलेटिंग टू सिस्टम एडिक्वेट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, कि भाई वो सही से चल रहे नहीं चल रहे। तो आप कैसे चेक करोगे कि जो भी आपने पॉलिसी प्रोसीजर इतने सारे बनाए क्वालिटी के लिए, वो सही से चल रहे नहीं चल रहे, असली में फर्म क्वालिटी को फॉलो कर भी नहीं कर रही। ऑनगोइंग कंसिडरेशन, जब भी कोई ऑडिट का असाइनमेंट, रिव्यू का असाइनमेंट आ रहा है तो हाथों हाथ आप चेक कर लो कि वो क्वालिटी के साथ कर रहा है नहीं कर रहा। और साथ साथ में जो भी कोई कंप्लीटेड एंगेजमेंट है कि हाँ भाई वो एंगेजमेंट कोई कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी, उसको भी आप उठा के देख लो कि चेक कर लो कि अच्छा ये असाइनमेंट सही से हुआ है तो नहीं हुआ था, वो भी आप चेक कर सकते हो। अब मॉनिटर करते हो कि आपको क्या क्या फैक्टर ध्यान में रखने होते हैं। देखो मॉनिटर करने के बाद आपको पहले देखना होगा कि क्या फर्म के अंदर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम अप्रोप्रिएटली लगाया भी गया या नहीं लगाया हुआ, अप्रोप्रिएटली डिजाइन एंड इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड, मतलब फर्म के अंदर अच्छा सा क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम है भी या नहीं है। और जो भी क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, भाई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होगी, कोई ना कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हाँ भाई मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं मॉनिटर करूंगा क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज को। ठीक बात है सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग प्रोसेस टू पार्टनर और एनी अदर पर्सन विद सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, जिस बंदे की, या तो पार्टनर को आप अथॉरिटी दो, उसको बोलो कि भाई तू रिस्पॉन्सिबल है, तू रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि भाई फर्म के अंदर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी सही से फॉलो हो रही है नहीं, और इसको मॉनिटर करके, या फिर कोई दूसरा बंदा जिसके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस है। कंप्लेन एंड एलिगेशन अगेंस्ट द फर्म, अगर फर्म के ऊपर कोई भी कंप्लेन या एलिगेशन कर रहा आ रही है कि यार फर्म का कोई एम्प्लॉय खराब काम कर रहा है कुछ भी, तो उसको कैसे डील करा जाता है। कोई भी नया डेवलपमेंट या नया PRL, प्रोफेशनल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड आया है क्या, कि कोई भी नया लॉ रेगुलेशन आया, लॉ रेगुलेशन में कोई अमेंडमेंट हो गया, अगर लॉ रेगुलेशन में कोई अमेंडमेंट हुआ है, तो अगर लो रेगुलेशन वगैरह में कोई भी अमेंडमेंट आया है तो मुझे मेरी फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी को भी चेंज करना पड़ेगा, लो रेगुलेशन के हिसाब से मेरे को मेरी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी भी अमेंड करनी पड़ेगी। साथ में अगर कोई भी बंदा, कोई भी पर्सनल मेरी टीम का बंदा कोई भी अगर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहा है तो मैं उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लूंगा भाई। कोई भी अगर मेरे को डेफिशिएंसी मिली कि यार क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी में कोई डेफिशिएंसी है तो मैं उसको इंप्रूव भी करूंगा, वो वाली चीजें हैं। तो ये 6 पॉइंट थे सर, इसको याद करने का मैंने क्या बोला था, देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं देखूंगा कि क्या फर्म के अंदर कोई क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी है भी क्या फर्म के अंदर कोई क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी है भी क्या, मतलब अप्रोप्रिएटली डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेड, क्या फर्म के अंदर कोई क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी है भी क्या, और उसको किसने लगाई मतलब रिस्पांसिबिलिटी किसकी है। क्या फर्म के अंदर कोई, याद करना इनकी ट्रिक बता रहा हूं, क्या फर्म के अंदर कोई क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी है भी क्या, मतलब अप्रोप्रिएटली डिजाइन एंड इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड, फर्म के अंदर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी है भी क्या, और किसने लगाई, मतलब किसकी कौन रिस्पांसिबल है, किसने लगाई। वो बोलेगा पप्पू ने लगाई थी, पप्पू नाम का पार्टनर है। अरे यार पागल है क्या, उस पप्पू के खिलाफ तो कितनी सारी कंप्लेन आई हुई है, पप्पू के खिलाफ तो कितनी सारी कंप्लेन आई हुई है यार। मैंने कहा क्यों आई हुई, अरे भाई वो नए लॉ रेगुलेशन बहुत सारे आए थे, उसने कोई भी नया लॉ रेगुलेशन फॉलो नहीं करा। अच्छा ठीक है, फिर तो मैं उसके खिलाफ रेमेडियल एक्शन लेता हूं, और खुद की क्वालिटी कंट्रोल को भी सुधारता हूं, डेफिनेशन को सुधारता हूं, फिर मैं उसके खिलाफ रेमेडियल एक्शन लेता हूं और खुद को भी सुधारता हूं पॉलिसी को। तो भाई इसको याद करने की ट्रिक है कि फर्म के अंदर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी है भी क्या, अप्रोप्रिएटली डिजाइन एंड इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड। और अगर है भी
और अगर है भी तो किसने लगाई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, पप्पू ने लगाई थी यार, पप्पू ने। अरे भाई पागल है क्या, पप्पू के खिलाफ तो कितनी ज्यादा कंप्लेन एलिगेशन है, वो तो जो आए नए लोग, लो रेगुलेशन आए थे, नए लो रेगुलेशन को फॉलो ही नहीं करता, कंप्लेन है बहुत सारी, नए लो रेगुलेशन को फॉलो ही नहीं करता, नए लो रेगुलेशन को फॉलो ही नहीं करता वो। तो ठीक है, मैं पप्पू के खिलाफ एक्शन लूंगा, रेमेडियल एक्शन लूंगा और डेफिशिएंसी को सुधारूंगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखते हो कि पॉलिसी है भी क्या है, तो किसने लगाई है, और यार पप्पू ने लगाई, उसके खिलाफ तो बहुत सारे कंप्लेन एलिगेशन है, नए लो रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है यार, फिर तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लेता हूँ, खुद की एफिशिएंसी को इंप्रूव भी करता हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। अब सर अपन आए थे एसे 220 पे। एसे 220 क्या बोलता है सर, जो अपन ने एसक्यूसी 1 पे बोला ना, लगभग लगभग वो का वही सेम टू सेम चिपका देता है ऑडिट पे, पर एसक्यूसी 1 पूरे फर्म ऐसे होल पे डील करता था। एसे 220 जो डील करता है ना, वो एसे 220 एक ऑडिट ऑफ एफएस पे डील करता है, एक स्पेसिफिक ऑडिट, एक कोई पर्टिकुलर ऑडिट अगर मैं कर रहा हूं, लेट्स से मैं रिलायंस की ऑडिट कर रहा हूं, तो रिलायंस की ऑडिट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए फर्म के अंदर, तो चाहे मैं पूरी फर्म कुछ भी काम करे पूरी फर्म क्वालिटी होनी चाहिए। पर अभी बात करेंगे एसे 220 की एक स्पेसिफिक ऑडिट जो मैं कर रहा हूं, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होता है। जनरली अपन ने ऊपर पढ़ा था कि फर्म की क्वालिटी के लिए मैनेजिंग पार्टनर सीईओ रिस्पॉन्सिबल होता है, पर यहां पर एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है। तो एसे 220 उसी प्रीमाइसेस पे बना है, एसे 220 उसी अजम्पशन के साथ बना है कि फर्म पे एसक्यूसी 1 लगता है। ठीक बात है, ये सब छोड़ो। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखो अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव क्या होता है एसक्यूसी 1 के, कि फर्म और उसके बंदे पीआरएल को फॉलो करे, फर्म उसके बंदे पीआरएल को फॉलो करे, और ऑडिट रिपोर्ट अपन जो भी इशू करेंगे वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो यहां पे फर्म की जगह बस आ गया कि ऑडिट रिपोर्ट पीआरएल फॉलो करे, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट मतलब मैं जो भी ऑडिट कर रहा हूं वो पीआरएल करके ऑडिट करूं, प्रोफेशनल रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट फॉलो करके ऑडिट करूं। साथ में मैं जो भी रिपोर्ट इशू करूंगा वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो यहां पे आ गया कि जो मैं ऑडिट रिपोर्ट इशू करूंगा वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो दोनों सेम है, बस लैंग्वेज ऊपर स्टार्टिंग के वर्ड बदलती है। अब सेम के सेम एलिमेंट है, जो अपन ने एलिमेंट वहां पे पढ़े थे, ये वो के वही एलिमेंट है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। जैसे लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी, पहले अपन ने बोला था लीडरशिप कौन होता है, कि क्वालिटी के लिए कौन रिस्पांसिबल है, वहां पे मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ था। यहां पर भाई जो एंगेजमेंट पार्टनर है, जो ऑडिट करने जा रहा है रिलायंस की, वो इंसान रिस्पॉन्सिबल होगा। इंपॉर्टेंस क्या होती है ऑडिट क्वालिटी की, सर देखो 2 पॉइंट तो एग्जैक्ट वो के वो जो अपन ने ये वाले पढ़े हुए, ये वाले ऑडिट कंप्लाई करेगा पीआरएल को, ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट होगी। तो ये के सेम पॉइंट है कि जो भी मैं काम कर रहा हूं वो पीआरएल को फॉलो करेगा, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड वगैरह को पीआरएल को फॉलो करेगा, और रिपोर्ट में जो भी इशू करूंगा वो अप्रोप्रिएट होगी इन द सर्कमस्टेंसेस, रिपोर्ट में जो भी इशू करूंगा वो अप्रोप्रिएट होगी सर्कमस्टेंसेस। तो ये 2 पॉइंट तो सेम टू सेम है ये वाले। और एक पॉइंट एक्स्ट्रा कर लो कि जब मैं पीआरएल को फॉलो कर रहा हूं, प्रोफेशनल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूं, तो साथ में मैं क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी भी फॉलो करूंगा। तो जो भी बंदा ऑडिट, जब भी आप कोई ऑडिट कर रहे हो तो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी भी फॉलो करना। तो आप पीआरएल भी फॉलो करोगे, ऑडिट करते हो प्रोफेशनल रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी भी फॉलो करोगे, जो भी रिपोर्ट इशू करोगे वो अप्रोप्रिएट होगी। ठीक बात है। और साथ में टीम की एबिलिटी होनी चाहिए टू रेज द कंसर्न विदाउट रिप्रेजल फियर, कि भाई टीम को अगर कभी भी कोई डाउट आ रहा है तो आपसे पूछ सकते हैं, ये नहीं वो डर जाए कि यार ये इंसान मुझे डांटेगा कि तुझे इतना सा भी नहीं आता, नहीं, टीम पूछ सकती है, उनको डर वाला माहौल मत रखना। तो आप ऐसे याद कर लो कि ये 2 पॉइंट तो सेम टू सेम, और एक क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी फॉलो करेगा, ठीक है, और एक अलग से याद कर लो, ऐसा हो तो ठीक है, वरना अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो आप दूसरी तरीके से याद कर लो कि टीम, मेरी जो ऑडिट टीम है वो पीआरएल भी फॉलो करेगी, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी भी फॉलो करेगी। मेरी ऑडिट टीम पीआरएल भी फॉलो करेगी, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी भी फॉलो करेगी। मेरी ऑडिट टीम पीआरएल भी फॉलो करेगी, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी भी फॉलो करेगी, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगी, तो मेरी टीम पीआरएल भी फॉलो करेगी, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी भी फॉलो करेगी, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगी। ऐसा याद कर लो, ठीक है। और एक और की एक चीज खून में डाल लेना, दैट क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग द ऑडिट, क्वालिटी जरूरी होती है। फिर एक है कि रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट क्या बोलता है, जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था कि एथिकल रिक्वायरमेंट आईपीसी ओपी इंडिपेंडेंस होना चाहिए, वो सब होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वगैरह सब होना चाहिए। वैसे सेम यहाँ पे भी बोलता है कि आपको इंडिपेंडेंट होना है। तो यहाँ पे ये बोलता है जब भी आप कोई ऑडिट कर रहे हो, लेट्स से मैं रिलायंस की ऑडिट कर रहा हूँ, तो रिलायंस की ऑडिट में कौन एंगेजमेंट पार्टनर है, पप्पू एक एंगेजमेंट पार्टनर है, और उसकी पप्पू की स्टाफ है पिंकी, पप्पू की स्टाफ है पिंकी, पिंकी उसकी स्टाफ, वो ये दोनों मिलकर रिलायंस की ऑडिट कर रहे हैं। तो जैसे ही पता पड़ा पप्पू को कि पिंकी इंडिपेंडेंट नहीं है, पिंकी को कोई इंडिपेंडेंस का थ्रेट है, पिंकी भी रिलायंस की ऑडिट कर रही है, पप्पू एंगेजमेंट पार्टनर है मतलब, और पिंकी उसकी स्टाफ की टीम है, पिंकी भी रिलायंस की ऑडिट कर रही है। जैसे ही पता पड़ा पिंकी रिलायबल तो नहीं, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर उसको पता पड़ा कि भाई पिंकी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो पप्पू का फर्ज बनता है, मतलब पिंकी बताएगी पप्पू को कि यार सर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, पप्पू बताएगी पिंकी को कि यार सर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। फिर पप्पू क्या करेगा, एंगेजमेंट पार्टनर, वो फर्म के किसी अप्रोप्रिएट पर्सन को, मतलब जो भी ऊपर का सीनियर होगा वो उसको बताएगा, ये पप्पू अप्रोप्रिएट पर्सन को बताएगा कि यार मेरी टीम में एक बंदी है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, रिलायंस के इंडिपेंडेंट नहीं है। तो पिंकी बताएगी पप्पू को, एंगेजमेंट पार्टनर भी फर्म में एक अप्रोप्रिएट लेवल वाले बंदे को बताएगा। फिर वही अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, थ्रेट रिड्यूस करेंगे, वो वाली चीज आती है। तो आइडेंटिफाई करेंगे थ्रेट टू इंडिपेंडेंस,
ठीक बात है। तो वो जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो रिलेवेंट पर्सन को बोला, वो अप्रोप्रिएट पर्सन, जो मैंने बोला रिलेवेंट पर्सन को बताएगा, फिर अप्रोप्रिएट एक्शन देखेंगे। और यहाँ पे सेम पॉलिसी दी हुई है कि भाई ए से 220 में ऑडिट करते वक्त, कोई भी एक स्पेसिफिक ऑडिट करते वक्त अगर आपको लग जाए कि इंडिपेंडेंस का इश्यू है तो क्या पॉलिसी है। अपन ने ऊपर पढ़ा था SQC1 का, तो SQC1 का पढ़ा था लगभग सेम ही है, बस यहाँ पे एक आधा पॉइंट अलग है। SQC1 में क्या पढ़ा था, सबसे पहले अपन एंगेजमेंट अपनी पहले पॉलिसी बना के कम्युनिकेट करते, पॉलिसी बना के पूरी टीम वालों को कम्युनिकेट करते थे। हाँ सर, SQC1 में बड़ा कम्युनिकेट पढ़ते हैं। फिर सामने वाला कोई सर्कमस्टेंसेस रिलेशनशिप बताता कि कोई थ्रेट आ गया, कोई थ्रेट आ गया, तो वो सर्कमस्टेंसेस रिलेशनशिप बताता कि हाँ भाई ये थ्रेट आ गया, फिर अपन अप्रोप्रिएट एक्शन लेते थे, उसे एलिमिनेट करते थे। हाँ सर, 2 पॉइंट सेम टू सेम है, ये वाला सेम है, और ये वाला यहाँ पर सेम है, ये वाला यहाँ पर सेम है, ये वाला सेकंड वाला यहाँ पे फर्स्ट है, और थर्ड वाला थर्ड का थर्ड ही है। और एक बस ये कम्युनिकेट वाला पॉइंट नहीं है, यहाँ पर कम्युनिकेट वाला पॉइंट नहीं है। अपन SQC1 में कम्युनिकेट करा था कि हमारी इंडिपेंडेंस की क्या पॉलिसी, हमने पहले टीम वालों को कम्युनिकेट करा था। यहाँ पे कम्युनिकेट वाला पॉइंट नहीं आता, यहाँ पे ये डायरेक्ट आता है कि आपको सर्कमस्टेंसेस रिलेशनशिप जो भी मिले जिसकी वजह से थ्रेट हो सकता है, सर्कमस्टेंसेस रिलेशनशिप जो भी मिले कि हाँ यहाँ पे इंडिपेंडेंस का थ्रेट आ सकता है, वो वाला पॉइंट यहाँ से डायरेक्ट है। तो देखो आप सब डायरेक्टली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन लो आपके फर्म, नेटवर्क फर्म वगैरह से, कि कोई भी सर्कमस्टेंसेस रिलेशनशिप है क्या जिसकी वजह से थ्रेट आ सकता है, कि सारी रिलेशनशिप वगैरह मंगाओ उनसे, सर्कमस्टेंस रिलेशनशिप कि जिससे थ्रेट आ सकता है। ठीक बात है। फिर जैसे ही आपने कोई सर्कमस्टेंसेस रिलेशनशिप मिला कि हाँ यार इसके पापा वहां पे डायरेक्टर, इसके पापा वहां पे डायरेक्टर है, तो उस इंफॉर्मेशन को आप इवेल्युएट करो कि क्या इससे ब्रीच हो चुका है, क्या ब्रीच हो चुका है, और फिर फाइनली अप्रोप्रिएट एक्शन लो टू एलिमिनेट द थ्रेट, और रिड्यूस टू इट एक्सेप्टेबल लेवल, या फिर विड्रॉ, मतलब वो अप्रोप्रिएट एक्शन वाला। तो ये 2 पॉइंट तो बिल्कुल सेम है कि आपको सर्कमस्टेंसेस रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करनी है, यहाँ से सर्कमस्टेंस रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करनी है, यहाँ पे भी अपन कर रहे थे सेकंड पॉइंट में, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, फिर लास्ट वाला पॉइंट क्या, अप्रोप्रिएट एक्शन लेना। हाँ सर, अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, ठीक बात है। तो यहाँ पर नया पॉइंट कौन सा है, ये सेकंड वाला नया पॉइंट है कि यहाँ पर जो आपको सर्कमस्टेंसेस रिलेशनशिप मिले उसको इवैल्यूएट करना है, उस ब्रीच को इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट नया है, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला पॉइंट नया है, बस बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन नया है, यहाँ पे सेकंड वाला है, बस ठीक है। अब वो एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएशन वाला पॉइंट है कि भाई कभी भी आप कोई ऑडिट एक्सेप्ट करोगे उसकी इंटीग्रिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट वगैरह देखोगे। असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट की, जब भी आप रिलायंस की ऑडिट करने किसी को भेज रहे हो तो जो भी बंदा होगा एंगेजमेंट टीम का बंदा, वो एंगेजमेंट टीम का बंदा एक्सपर्ट होगा, कंपिटेंट कैपेबल होगा, कंपिटेंट कैपेबल इंसान को भेजोगे। फिर मॉनिटरिंग की बात आ गई कि कोई भी अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो उसको मॉनिटर करना पड़ेगा आपको, ठीक बात है। फिर फाइनल इसका पॉइंट आता है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस वाला, कि वो ये कि आप कोई भी एंगेजमेंट, कोई भी ऑडिट को आप परफॉर्म कर रहे हो, तो ऑडिट परफॉर्म करते हो आपको अपने टीम मेंबर्स को डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू देना पड़ेगा कि भाई वो बंदे ऑडिट कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा कि ऑडिट सही से कर रहे नहीं कर रहे, रिव्यू करो, आपको देखना पड़ेगा सही मिल गया नहीं मिल गया, कंसल्टेशन उन्होंने ले ली नहीं ले ली, वही वाली बात है। फिर EQCR का पॉइंट आता है, देखो यहाँ पर भी 2 EQCR के पॉइंट है, अपन EQCR के 2 पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके। क्या पढ़ा सर EQCR के पॉइंट में अपन ने? सर एक तो पढ़ा था कि EQCR के पॉइंट में अपन ने पढ़ा था कि EQCR कौन कौन से मैटर को इवेल्युएट करता है, SQC1 में अपन ने पढ़ा था, तो तुम यहां पर लिख लेना ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। SQC1 में क्या क्या मैटर वो इवेल्युएट करता है, वो बोलता है SQC1 के अंदर बोलता है कि देखो भाई मैं इंडिपेंडेंट हूं, पर फिर भी अगर मेरे को कोई सिग्निफिकेंट रिस्क मिली, मैं इंडिपेंडेंट हूं फिर भी अगर मुझे कोई रिस्क मिली तो मैंने मेरा खुद का जजमेंट भी लगा लिया, साथ में मैंने कंसल्टेशन भी ले ली दूसरों से। तो मैंने खुद का जजमेंट भी लगा लिया, मैंने कंसल्टेशन भी ली, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मेरे को कोई भी रिस्क मिली तो खुद का जजमेंट भी लगा लिया, कंसल्टेशन भी ले ली। उसके बाद भी अगर अब कोई मिस स्टेटमेंट हो गई, तो फिर भाई उसके बाद में स्टेटमेंट हो गई तो भाई मैंने क्या करा, मैंने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दिया है, और साथ में मैंने मेरे वर्किंग पेपर में उसको डाल दिया, मैंने मेरे वर्किंग पेपर में डाल दिया है कि कोई भी मिस स्टेटमेंट हुई तो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दिया, वर्किंग पेपर में डाल दिया और रिपोर्ट इशू कर दी। तो ये पॉइंट अपन ने SQC1 में पढ़ा था। अब यहाँ पे ये बोलता है, एक पॉइंट अपन ये पढ़ा था और एक और पॉइंट क्या पढ़ा था कि भाई EQCR कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन रखता है, अब मैं मुंह से ही बोल देता हूं, लिख नहीं रहा हूं, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन रखता है कि EQCR का रिव्यू परफॉर्म हो गया, दैट EQCR हैव बीन परफॉर्म, और वो ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के पहले हुआ है, दैट EQCR परफॉर्म बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट। साथ में उसको कोई भी ऐसा अनरिजॉल्व मैटर नहीं मिला जिसको उसको ऐसा लगे कि एंगेजमेंट पार्टनर ने कुछ गलती करी, उसका कंक्लूजन सही नहीं। ठीक है, वो 3 पॉइंट का तो ये अपन ने पढ़ चुके थे। अब उसके बाद भी वो बोलता है कि एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पांसिबिलिटी है EQCR के रिलेटेड। ओ भाई उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है भाई तो बड़ी मेहनत से बनाएंगे, सब कुछ फ्री में दे रहा हूं, नोट्स भी फ्री में हो। देखो नोट्स तुम बार बार पूछते हो नोट्स क्या है, देखो मैं बता देता हूं, प्लीज बार बार मत पूछो नोट्स का है। टेलीग्राम चैनल पे जाओ मेरे,
मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, सीए हेमंत सोमानी, सीए हेमंत सोमानी टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पे आप स्क्रॉल करो, पूरी बुक फ्री में पढ़िए। थोड़ा बहुत स्क्रॉल करो, वहां पे टेलीग्राम चैनल में जाओगे तो फाइल और मीडिया सेक्शन दिखता है ना, वहां पे फाइल मीडिया सेक्शन, वहां पे जाओ, पूरी बुक फ्री में मिल जाएगी, पूरी बुक फ्री में पढ़िए, पूरी बुक की पीडीएफ उठा लो, वहां पे है ऑलरेडी है। तुम बार बार मत पूछो सर नहीं है नहीं, अरे हे भाई थोड़ी मेहनत तो करोगे ना, मैं क्या करूंगा, एक एक को ऐसे तो नहीं कर सकते, ठीक है? और भाई वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दो, याद रखिए एक अच्छा सा कमेंट तो कर दो ताकि मोटिवेशन हो। यार तुम लोग क्या करते हो, बड़े गंदे पत्थर दिल लोग हो, इतनी मेहनत लगती है, लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, गलत बात है। तो कर दो यार, लाइक तो कर दो, ठीक है? और कमेंट में इतना बताओ तुम्हारा अटेम्प्ट कौन सा, तुम अटेम्प्ट कौन सा देखना चाहते हो, और बताओ नाम के आगे लिख के एक बेसिक मैनिफेस्टेशन कर दो भाई, कि भाई ये नाम है, हम इस अटेम्प्ट में सीए बनेंगे, सीए लगा के कर दो, सीए XYZ, ठीक है, इस अटेम्प्ट में। चलो आज अब करते हैं सर इंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पांसिबिलिटी है EQCR के रिलेटेड, कि भाई इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि जो भी EQCR है वो EQCR अपॉइंट हो जाना चाहिए। ये किसकी रिस्पांसिबिलिटी है, इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पांसिबिलिटी है। तो EQCR अपॉइंट हो जाना चाहिए। फिर जैसे EQCR अपॉइंट हुआ, आप उसके सामने बैठो, आप उसके सामने बैठो और उससे सारे सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करो, डिस्कस करो उससे सारे सिग्निफिकेंट मैटर। तो EQCR अपॉइंट हो जाना चाहिए और उससे सारे सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करो। किसकी रिस्पांसिबिलिटी है ये, इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पांसिबिलिटी है। एंड डू नॉट डेट द ऑडिट रिपोर्ट अंटिल EQCR रिव्यू इज कंप्लीटेड। जब तक EQCR का रिव्यू कंप्लीट नहीं हो जाए उस तक आपको डेट नहीं करनी, ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करनी है। तो कुल मिला के इंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पांसिबिलिटी है, EQCR अपॉइंट हो जाना चाहिए, EQCR अपॉइंट हो जाना चाहिए, और जैसे ही अपॉइंट हुआ मैं उसके साथ बैठूंगा और उससे, मतलब अज्यूम करो EQCR अपॉइंट हुआ, मैं उसके साथ बैठा और उससे सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करें, सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करें, उसके बाद फाइनली मैंने ऑडिट रिपोर्ट इशू करी जब तक उसका रिपोर्ट रिव्यू खत्म हो चुका था, ठीक है? और EQCR रिव्यू करेगा जो भी इंगेजमेंट पार्टनर ने जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए, जो भी उसने कंक्लूजन ली, EQCR उसको रिव्यू करेगा। क्या क्या रिव्यू करेगा, कि भाई ऑडिट करते वक्त कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर मिले, उसके ऑडिटर के डॉक्यूमेंटेशन भी देखेगा इंगेजमेंट पार्टनर की, कि डॉक्यूमेंटेशन सही है, उसने सारे सिग्निफिकेंट जजमेंट जो भी उसको डॉक्यूमेंट कर लिया, कौन सी कंक्लूजन उसने रीच करी, कंक्लूजन को भी डॉक्यूमेंट कर लिया, और साथ में जो भी उसने कंक्लूजन रीच करी वो अप्रोप्रिएट है ना, मतलब जो भी कंक्लूजन उसने फाइनली दी कि मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं, अनमॉडिफाइड दे रहा हूं, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो भी उसने ओपिनियन दी, तो मतलब ऑडिट रिपोर्ट में जो भी कंक्लूजन दे रहा है वो अप्रोप्रिएट है ना। साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अप्रोप्रिएट है, तो ऑडिट रिपोर्ट भी अप्रोप्रिएट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अप्रोप्रिएट है। ये दोनों पॉइंट तो बहुत नॉर्मल है ना, दोनों पॉइंट तो बहुत नॉर्मल है ना। तो EQCR देखेगा कि ऑडिट रिपोर्ट भी सही है, उसका मतलब कंक्लूजन वगैरह, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है क्लाइंट ने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सही है, तो ऑडिट रिपोर्ट भी सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सही है, ठीक बात है। तो ये दो पॉइंट आप अलग से याद कर लेना, दो पॉइंट अलग से इजीली याद करना, कि भाई ये पॉइंट तो अपन ने बात करा था ना कि उसके साथ आपको सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करने हैं, तो बस ये वो कब हुई कि आपको सिग्निफिकेंट मैटर उसके साथ डिस्कस करना है। और सिग्निफिकेंट मैटर कहां पे होते हैं सर, आप सिग्निफिकेंट मैटर को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में डाल देते हो। तो अगर आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, अगर आपको सिग्निफिकेंट मैटर कोई भी मिला तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में डॉक्यूमेंट कर लो, अगर आपको जो भी सिग्निफिकेंट मैटर मिला उसको डॉक्यूमेंटेशन में डॉक्यूमेंट कर लो, और फाइनली ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ऑडिट रिपोर्ट इशू कर लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पॉइंट की अप्रोप्रिएट है, और जो भी सिग्निफिकेंट मैटर मिला मैंने उसको डॉक्यूमेंट कर लिया, बात खत्म, ओके। अब EQCR फॉर एन ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी, कभी स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये लिस्टेड कंपनी पे EQCR का क्या क्या रोल होता है, कभी स्पेसिफिक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो भाई लिस्टेड कंपनी में कभी भी लिस्टेड कंपनी की बात आ जाए, एक पॉइंट हमेशा आता ही आता है, मैंने आपको हर बार बताया हुआ, इंडिपेंडेंस का। कभी भी अगर लिस्टेड कंपनी की बात आ रही है तो इंडिपेंडेंस को ज्यादा अहमियत दी जाती है। तो जो EQCR है, EQCR देखेगा कि इंगेजमेंट टीम की इवेल्युएशन, इंगेजमेंट टीम इंडिपेंडेंट है या नहीं, वो इवेल्युएट करेगा कि इंगेजमेंट टीम इंडिपेंडेंट है या नहीं, ठीक है सर। फिर एक पॉइंट आप यहाँ का उठा लो, कहाँ का सर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, ये वाला पॉइंट है ना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, एक पॉइंट यहां पर उठा लो, एक पॉइंट यहां पे उठा लो, कि भाई वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेगा, EQCR ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा कि ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन में जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट थे वो सही से डाल दिए थे, कंक्लूजन भी सब कुछ सही है, तो ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी की बात आएगी तो इंडिपेंडेंस तो आएगा ही आएगा, साथ में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको लेना ही लेना है, मतलब ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट नीचे खींच के ले आओ। और एक पॉइंट अलग से लो, एक पॉइंट अलग से क्या, कंसल्टेशन, कि भाई वो देखेगा कि जहां पर भी कोई डिफिकल्ट कंटेंशियस मैटर था, डिफिकल्ट कंटेंशियस मैटर, तो वहां पे कंसल्टेशन ले लिया नहीं ले, ठीक है। तो लिस्ट इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ऊपर से नीचे खींच के ले आओ, और एक कंसल्टेशन वाला पॉइंट अलग से, ठीक है। वही सर कभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो किसके बीच में, तो फर्म की जो भी पॉलिसी प्रोसीजर है उस हिसाब से आप रिजॉल्व कर देना, ठीक है सर। कारो 2020 का क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का आया था कि कारो 2020 में ऑडिटर ने केवल इतना लिख दिया कि कंपनी इज जनरली रेगुलर, कि वो जनरली रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग द स्टैट्यूटरी ड्यूज। भाई गलत है, जनरली रेगुलर वर्ड ऐसे तो ना लिख सकते हो, आपको पूरा स्पेसिफिकली बताना होता है कि किस किस डेट पे डिफॉल्ट करा है स्टैट्यूटरी ड्यूज में, किस किस डेट पे नहीं करा, एक्जैक्टली बताना होता है, जनरली रेगुलर नहीं होता। तो यहाँ पे भाई क्वालिटेटिव काम नहीं है आपका, नॉट क्वालिटेटिव एज पर SA 220, क्योंकि SA 220 बोलता है आपको PRL फॉलो करना है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड लो रेगुलेशन सब फॉलो करना है। तो भाई आपने यहाँ पे लो रेगुलेशन फॉलो नहीं करा, क्योंकि कारो 2020 एक तरह का लो रेगुलेशन है।
ठीक है। अगर आपने कोई आईसीआई के एक्सपर्ट से ओपिनियन ले ली तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अब मेरे को ईक्यूसीआर की जरूरत नहीं भाई, तो भी ईक्यूसीआर तो अपन करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये पॉइंट है कि आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी 12 मई को, और भाई क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंप्लीट हुआ 15 मई को, तो आपने क्वालिटी कंट्रोल के पहले ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी। गलत, ऐसा नहीं कर सकते। अब ये देखो इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन आया कि इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट ऑडिट एंगेजमेंट में क्या होती है, एज वेल एज फर्म के अंदर भी क्या पॉलिसी प्रोसीजर होती है इंडिपेंडेंस की। तो इंडिपेंडेंस के अपन ने एसक्यूसी 1 में भी एक टॉपिक पढ़ा, ऐसे 220 में ही पढ़ा, दोनों के दोनों टॉपिक सेम थे यहाँ पे। ठीक है। मैं एक रिसेंटली क्वालिफाइड सीए हूं, मैंने ईक्यूसीआर की पोजीशन एक्सेप्ट कर ली है। तो भाई पहली बात तो मैं अगर रिसेंटली क्वालिफाइड सीए हूं मतलब मैं ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा नहीं हूं। अगर आप ज्यादा एक्सपीरियंस बंदे नहीं हो, आप केपेबल कंपिटेंट नहीं हो, एक्सपीरियंस केपेबल कंपिटेंट नहीं हो, तो आपको ईक्यूसीआर बनना ही नहीं चाहिए था। और मैंने क्या करा, मैंने वर्किंग पेपर को डायरेक्ट साइन कर दिया विदाउट गोइंग थ्रू द ऑडिट फाइल। मैंने ऑडिट फाइल की चेकिंग ही नहीं करी, डायरेक्ट साइन कर दिया। भाई पागल हो गया, आपको डिटेल में चेकिंग करनी थी, सिग्निफिकेंट जजमेंट इवैल्यूएट करने थे, गलत कर दिया। आपने खुद के कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं बनाया। अरे भाई अपनी बात हुई थी ईक्यूसीआर डॉक्यूमेंटेशन बनाता है, क्या बनाता है कि भाई ऑडिट ईक्यूसीआर हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के पहले हुआ है, अनरिजॉल्व मैटर नहीं है, वो सारे आपको लिखने होते। तो गलत हो गया। अल्टरनेट दो आंसर दिया ऐसे नहीं, या तो आप ईक्यूसीआर के डेफिनेशन बता के बता दो कि ईक्यूसीआर एक एक्सपीरियंस कंपिटेंट कैपेबल बंदा होना चाहिए, ये भी रिसेंटली क्वालिफाइड बंदा है तो ईक्यूसीआर नहीं एक्सेप्ट कर सकता। और ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन भी आप बता दो कि ईक्यूसीआर को कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन रखने होते हैं। अल्टरनेटिव 2 ने ऐसे ने दे दिया कि भाई उसको जो ईक्यूसीआर बंदा है ना, उसको सिग्निफिकेंट जजमेंट वगैरह जो भी है वो सब इवेल्युएट करने होते हैं। तो ऊपर नहीं था कि ईक्यूसीआर को एक सारे सिग्निफिकेंट जजमेंट इवेल्युएट करने होते हैं, कौन कौन से मैटर, वो आपको पूरे बता देने यहाँ पर, साथ में कौन से डॉक्यूमेंटेशन उसको रखने हैं वो। तो कोई सा भी अल्टरनेटिव उठाना। फिर एसक्यूसी 1 एसक्यूसी 2 में कौन सा डिफरेंस होता है, देखो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये पूरे के पूरे फर्म पे लगता है, सीईओ मैनेजिंग पार्टनर रिस्पांसिबल होते हैं। ये एक स्पेसिफिक ऑडिट असाइनमेंट पे लगता है कि और एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पांसिबल है, ये सब पे लगता है, ये ऑडिट पे लगता है। घुमा फिरा के सेम बात कर रहा है। ये फर्म एज ए होल की क्वालिटी कंट्रोल देखता है, ये केवल क्वालिटी कंट्रोल स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट पे देखता है। फालतू घुमा फिरा के। फर्म और उसके बंदे पीआरएल फॉलो करेंगे, ये देखता है फर्म और उसके बंदे पीआरएल फॉलो करेंगे। ठीक है। और ये एक प्रीमाइसेस पे बना हुआ है कि एसए 220 बोलता है, एक अज्यूम करके चलता है एसए 220 कि फर्म के अंदर एसक्यूसी 1 लग रहा है, सिन क्वा नॉन, फर्म के अंदर एसक्यूसी 1 लग रहा है, उस हिसाब से एसए 220 काम करता है। ठीक बात है। अब यहाँ पे भी ये दिया हुआ है कि आपने ईक्यूसीआर का कोई रिव्यू करा था, वहां पे आपने क्या करा, आपने ईक्यूसीआर एक्सेप्ट कर लिया एक लिस्टेड कंपनी का, और आपने क्या करा, केवल एक चेकलिस्ट बना ली, वर्किंग पेपर कुछ भी नहीं रखे, केवल एक चेकलिस्ट होती है कि आपने ये काम करा नहीं करा, ये काम करा नहीं करा, वहां पे यस नो यस नो यस नो कर दिया और कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखा। तो गलत है भाई। पहले तो भाई जो ईक्यूसीआर का बंदा होता है ना, यहाँ पे नेवर डन द लिस्टेड कंपनी ऑडिट, इसने रागिनी ने कभी लिस्टेड कंपनी की ऑडिट भी नहीं करी, तो भाई इसको तो आता ही नहीं है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस ऑथोरिटी है ही नहीं, इसको तो लिस्टेड कंपनी की ऑडिट करना आता ही नहीं, तो आपने ईक्यूसीआर कैसे रख लिया। तो भाई ईक्यूसीआर हमेशा सफिशिएंट एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, जिसके बाद टेक्निकल एक्सपर्टाइज हो। तो यहाँ पे गलत है, इसको ईक्यूसीआर की पोजीशन एक्सेप्ट नहीं करनी थी। साथ में ईक्यूसीआर को डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि भाई उसको पूरी सारी चीजें डॉक्यूमेंट करनी चाहिए कि अनरिजॉल्व मैटर कोई नहीं है, सिग्निफिकेंट जजमेंट वगैरह सब कुछ करने चाहिए। पर गिवन केस में इसने सब कुछ डॉक्यूमेंट नहीं करा, केवल एक चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट करी, तो ये गलत है। ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल को अपन और कैसे इंश्योर करते हैं, तो यहाँ पे 3 बॉडी की बात आती है, पीयर रिव्यू बोर्ड, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड और नफरा, एक एक करके पढ़ लेते हैं। पीयर रिव्यू बोर्ड क्या होता है, पीयर रिव्यू बोर्ड के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई एक चार्टेड अकाउंटेंट दूसरे चार्टेड अकाउंटेंट का रिव्यू करता है, कि भाई एक चार्टेड अकाउंटेंट दूसरे चार्टेड अकाउंटेंट का रिव्यू करेगा कि ये जो दूसरा वाला चार्टेड अकाउंटेंट है वो सही से ऑडिट रिव्यू वगैरह वो जो भी कर रहा है, दूसरा वाला चार्टेड अकाउंटेंट जो भी ऑडिट रिव्यू वगैरह कर रहा है वो अच्छे से तो कर रहा है ना, वो अच्छे से तो कर रहा है ना। तो एक चार्टेड अकाउंटेंट दूसरे चार्टेड अकाउंटेंट का रिव्यू करता है कि भाई ये जो दूसरा चार्टेड अकाउंटेंट है वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है। तो आईसीआई अपॉइंट करती है जनरली पीयर रिव्यू बोर्ड के अंदर, को किसकी होती है पीयर रिव्यू बोर्ड, आईसीआई की होती है। तो आईसीआई जनरली अपॉइंट करता है एक चार्टेड अकाउंटेंट को दूसरे चार्टेड अकाउंटेंट का रिव्यू कराने के लिए। मैंने कहा था लिस्टेड कंपनी की अगर आपको ऑडिट करनी है तो आपको पीयर रिव्यू अपना खुद का करवाना पड़ेगा। अगर मैंने दूसरे चार्टेड अकाउंटेंट से अपनी चेकिंग करा ली, मतलब पीयर रिव्यू करवा लिया, तो ही मैं लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कर सकता हूं। ठीक बात है सर। और मैंने आपको 3 वर्ड बोले, 3 वर्ड याद कर लेना, टीपी, लो रेगुलेशन, सिस्टम एंड प्रोसीजर। टीपी, लो रेगुलेशन, सिस्टम एंड प्रोसीजर। टीपी क्या होता है, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड, एक लो रेगुलेशन और एक सिस्टम एंड प्रोसीजर। तो भाई ऑब्जेक्टिव क्या होता है पीयर रिव्यू बोर्ड का, देखो पीयर रिव्यू बोर्ड आईसीआई की खुद की काउंसिल होती है, मतलब आईसीआई की खुद की बॉडी है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखो पीयर रिव्यू बोर्ड का ये मतलब होता है कि वो देखेगा कि जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है, जो भी सीए फर्म है, वो टीपी को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड, और इंक्लूडिंग लो रेगुलेशन, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी। और मैंने कहा सिस्टम एंड प्रोसीजर, सिस्टम एंड प्रोसीजर भी। तो भाई टीपी, लो रेगुलेशन, सिस्टम एंड प्रोसीजर की वो देखेगा कि जो भी सीए फर्म है जिसका अपन पीयर रिव्यू कर रहे हैं, वो टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एएस वगैरह इन सबको फॉलो
फॉलो करती है, लो रेगुलेशन भी फॉलो करती है, और उसका सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल भी अच्छा है। तो जो दूसरा चार्टेड मतलब जो चार्टेड अकाउंटेंट है वो दूसरे चार्टेड अकाउंटेंट का रिव्यू करेगा, ये सारी चीजें वो फॉलो करती है नहीं करती। पर्पस क्या होता है, ताकि जो सामने वाला चार्टेड अकाउंटेंट है उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाए। इससे अपन जानबूझ के गलतियां नहीं ढूंढने जा रहे, बस ये कि कोई भी गलती हुई तो उसको बता देंगे भाई तो कैसे इंप्रूव कर सकता है, तो इससे क्वालिटी इनहेंस होती है। रिव्यू ऑफ द सिस्टम एंड प्रोसीजर, वही मैंने कहा था ये एसएनडीपी सिस्टम एंड प्रोसीजर। तो भाई जो पीयर रिव्यूअर होगा उसको बोलते हैं पीयर रिव्यूअर। पीयर रिव्यूअर चेक करेगा जो दूसरा वाला चार्टेड अकाउंटेंट की फर्म है ना, उसका सिस्टम एंड प्रोसीजर चेक करेगा, एग्जामाइन एंड रिव्यू करेगा सिस्टम एंड प्रोसीजर ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट। जो मैं चार्टेड अकाउंटेंट दूसरा वाला बोल रहा हूं ना, जिसका रिव्यू अपन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रैक्टिसिंग यूनिट। अपन देखेंगे कि जो भी वो प्रैक्टिसिंग यूनिट है उसका सिस्टम एंड प्रोसीजर अच्छा है क्वालिटी के रिलेटेड। क्वालिटी ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, क्वालिटी ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट कि जो भी प्रैक्टिसिंग यूनिट है, तो जो पीयर रिव्यूअर आएगा, जो पीयर रिव्यूअर आएगा, रिव्यूअर मतलब रिव्यू करने वाला, तो जो रिव्यूअर आएगा ना प्रैक्टिसिंग यूनिट को चेक करने के लिए, वो क्या क्या चीजें चेक करेगा, वो केवल उसकी अश्योरेंस एंगेजमेंट को चेक करेगा कि जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है ना, वो प्रैक्टिसिंग यूनिट जो ऑडिट करती है, जो रिव्यू करती है, वो केवल उसकी चेकिंग ही करेगा। इसके अलावा बाकी चेकिंग नहीं करेगा कि बाकी कोई भी कुछ गलती करी है तो बाकियों को नहीं देखेगा। जैसे कभी क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यू आ जाए कि प्रैक्टिसिंग यूनिट ने कोई ड्यू डिलीजेंस करा, तो क्या प्रैक्टिसिंग यूनिट ने ड्यू डिलीजेंस करा, तो क्या पीयर रिव्यूअर उसका ड्यू डिलीजेंस को चेक कर सकता है? नहीं कर सकता, वो की अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। ठीक है सर। तो ब्रीफ प्रोसेस क्या होता है सर? ब्रीफ प्रोसेस कुछ नहीं होता है सर, नॉर्मल सी बात है सर। आईसीआई इंटीमेट कर देगा कि भाई आपको पीयर रिव्यू करवाना है, या फिर आप खुद चला के बोल सकते हो। तो फिर प्रैक्टिसिंग यूनिट को कुछ ऑप्शन दे देते हैं अपन कि भाई तुझे कौन से चार्टेड अकाउंटेंट से कराना है पीयर रिव्यू, तू बता दे, वो सारी चीजें। और फिर जो भी अश्योरेंस एंगेजमेंट उसने जो जो भी करी होती है वो सब उस पीयर रिव्यूअर को दे देता है कि देख मैंने ये सारी ऑडिट करी है, इनको तू चेक कर ले मैंने सही से करी है नहीं करी। ठीक बात है। तो फिर फाइनली वो रिव्यू करने के बाद अगर उसकी अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है कि हाँ मतलब सब कुछ सही सही चल रहा है, तो वो पीयर रिव्यू का सर्टिफिकेट आईसीआई आपको इशू कर देता है कि आपका सब कुछ सही है। पर अगर कोई क्वालिफाइड रिपोर्ट आ गई कि भाई मना कर दिया पीयर रिव्यूअर ने कि यार ये बंदा ऑडिट वगैरह सही से नहीं करता है, तो उसको कुछ टाइम की ड्यू डेट दी जाएगी कि देख तू अपनी क्वालिटी को सुधार, हम कुछ टाइम बाद तेरा फॉलो ऑन रिव्यू वापस से करेंगे जो भी ड्यू डेट होगी उसके बाद। ठीक है ना। तो विद रीजन बताना पड़ेगा कि भाई क्यों क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करी। तो ये होता है पीयर रिव्यू। फिर क्वालिटी रिव्यू होता है। क्वालिटी रिव्यू कब होता है कि भाई जब भी आपको रिस्क लग रहा हो कि कहीं पे फ्रॉड हो चुका है या फ्रॉड की चांसेस है, कहीं पे फ्रॉड हो चुका है या फ्रॉड की चांसेस है, तो वहां पे आपका क्वालिटी रिव्यू होता है सीए फर्म का। तो वैसे तो बोलते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, पर फिर भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे तो होते हैं यहाँ पे इस बोर्ड के अंदर, आईसीआई के बंदे भी होते हैं, तो दोनों के दोनों इसके अंदर होते हैं। और क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का काम क्या होता है? मैंने कहा था आरआरजी, मैंने कहा था आरआरजी होता है, आरआरजी रिकमेंड रिव्यू गाइड, रिकमेंड रिव्यू गाइड, रिकमेंड रिव्यू गाइड, रिकमेंड रिव्यू गाइड, रिकमेंड रिव्यू गाइड। तो क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड जो होता है वो रिकमेंड कर सकता है चार्टेड अकाउंटेंट को रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस बाय द आईसीआई मेंबर, कि भाई वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिकमेंड कर सकता है कि तू तेरी क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकता है, उसके काम को रिव्यू भी कर सकता है। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके काम को रिव्यू कर सकता है कि इसने क्वालिटी के साथ काम करा नहीं करा, गाइड भी कर सकता है, उसको गाइड भी कर सकता है कि तू क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकता है। तो रिकमेंड रिव्यू गाइड, रिकमेंड भी कर सकता है कि भाई तुझे कैसे क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसे देनी चाहिए, रिव्यू भी कर सकता है, क्वालिटी के साथ काम करा नहीं करा, गाइड भी कर सकता है। ठीक है। कंपनी कैसे सेलेक्ट होती है कि अपन को कौन सी सीए फर्म का ऑडिट करना है, मतलब कौन से सीए फर्म पे क्वालिटी रिव्यू करवाना है, तो वो रिस्क बेस होता है कि जहां पे आपको रिस्क ज्यादा लगे वहां पर किसी का भी कर सकते हो। कैरिड बाय द टेक्निकल रिव्यूअर, जैसे वहां पर पीयर रिव्यूअर होता है ना, पीयर रिव्यूअर, तो यहाँ पे जो रिव्यू करने आता है उसको टेक्निकल रिव्यूअर कहते हैं, यहाँ पे जो रिव्यू करने आता है उसको। ठीक है। फिर एक होता है नफरा। नफरा क्या होता है? जैसे क्वालिटी रिव्यू बोर्ड था ना अपना, तो वैसे नफरा भी यही होता है कि कभी भी आपको लगे कि यार कोई भी सीए फर्म है उसने वहां पे कोई वो गलत तरीके से ऑडिट कर रही है या फिर कोई कंपनी में फ्रॉड वगैरह हो चुका है, तो भाई जहां पे फ्रॉड वगैरह हो चुका है वहां के ऑडिटर को पकड़ते कि भाई तूने ऑडिट सही से नहीं करी। तो नफरा का भी सेम काम है। पर नफरा का क्या काम है? देखो, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उसको कौन हैंडल करता है, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी की ऑडिट है, तो उनके ऑडिटर को कौन हैंडल करेगा? उनके ऑडिटर को नफरा हैंडल करेगा। जैसे कोई लिस्टेड कंपनी का ऑडिटर है, इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिटर है, बैंकिंग कंपनी का ऑडिटर है, या फिर रूल 3 में कुछ बाकी कंपनी दी हुई है, बड़ी बड़ी कंपनी है, अगर इनका कोई ऑडिटर है, उन पे कोई फ्रॉड का केस चल रहा है कि या तो फ्रॉड हो चुका है या फ्रॉड हो सकता है, तो उस ऑडिटर को देखा जाएगा, सीएफएम को देखा जाएगा कि उसने काम सही से कराता नहीं कराता। तो वो कौन कौन से जो लिस्टेड कंपनी की ऑडिट जिसने करी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और रूल 3 में कुछ बड़ी बड़ी कंपनी है, तो ये सारे जो ऑडिटर है, इनके ऑडिटर को नफरा हैंडल करेगा, इनके अलावा जो रिमेनिंग कंपनीज है उनके ऑडिटर को क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, ठीक है। तो बड़ी कंपनी का अगर कोई ऑडिटर है तो नफरा हैंडल करेगा, उसके अलावा जो छोटी कंपनी है उसके ऑडिटर को क्वालिटी रिव्यू बोर्ड हैंडल करेगा। ये देखो क्यूआरबी वर्सेस नफरा, जो लिस्टेड कंपनी है वो इसके अंदर आती है ये सारी, और उसके अलावा जो भी रूल 3 के अलावा वो सब क्वालिटी रिव्यू बोर्ड हैंडल करता है। अब
इसकी क्या ड्यूटी होती है, इसे देखो, नफरा बनात सेक्शन 132 कंपनीज एक्ट के अंदर बनता है। इसकी ड्यूटी क्या होती है, वो मॉनिटर और इन्फोर्स करता है कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को आप लोग फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो मॉनिटर करता है उसको, और इन्फोर्स भी करता है कि वो आईसीआई को बोल के इन्फोर्स भी करवा देता है कि कभी भी कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए, नया ऑडिटिंग स्टैंडर्ड चाहिए, तो वो आईसीआई को बोल के इंप्लीमेंट करा देगा। फिर ओवरसी भी करेगा क्वालिटी ऑफ सर्विस की, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी है या नहीं उनकी, उसको ओवरसी भी करेगा। पावर क्या होती है सीएम में, भाई वही घुमा फिरा के लिख दिया, मॉनिटर एंड इन्फोर्स करेगा कोई भी अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और क्वालिटी ऑफ सर्विस। डन सर, ये वाला अपना हो गया। अब आगे चलेंगे अपन।